अच्छा जी, आज हम स्टार्ट करेंगे चैप्टर नंबर 22 फ्रॉम डॉगर बुक ऑफ सर्जरी। आज का चैप्टर है सिस्ट, साइनस, फिस्टुला एंड वूंड्स। सबसे पहले हम सिस्ट के बारे में डिस्कस करेंगे। एक्चुअली सिस्ट हम किसको कहते हैं? कलेक्शन ऑफ फ्लूइड फिल्ड सैक यानी कैविटी लाइंड बाय एंडोथीलियम और एपिथीलियम इज़ नोन एज अ सिस्ट। ठीक है, यानी सिस्ट एक्चुअली एक कलेक्शन होती है, यानी उस वो फ्लूइड फिल्ड सैक की तरह होती है जो एपिथीलियम या एंडोथीलियम के साथ लाइन हुआ हो। ठीक है, ये जो वर्ड होता है ना सिस्ट, मीनिंग जो है सिस्ट का, वो उसका मतलब होता है ब्लेडर, ग्रीक ब्लेडर वर्ड। ठीक है, अच्छा, एक होती है ट्रू सिस्ट, दूसरी फॉल्स सिस्ट। ट्रू सिस्ट हमेशा याद रखें, वो हमेशा एपिथेलियम या एंडोथेलियम के साथ लाइन हुई हुई होती है। ठीक है, अगर इन्फेक्शन होगा ना तो सिस्ट की वाल भी जो है वो ग्रेनुलेशन टिश्यू के साथ लाइन हुई हुई होगी, तो वो ट्रू सिस्ट होती है। तो फ्लूइड उसमें यूजुअली सीरस होता है या म्यूकोइड होता है, डिराइव्ड फ्रॉम द सिक्रीशन ऑफ द लाइनिंग। लेकिन जो फॉल्स सिस्ट होती है, यानी जिसको हम सूडोसिस्ट कहते हैं, इसमें एपिथेलियल लाइनिंग नहीं होती। ठीक है, फॉल्स सिस्ट जो होती है, इसमें जो फ्लूइड कलेक्शन है वो एक्सुडेशन के ज़रिए या डीजेनरेशन की वजह से होगी। ठीक है, इट इज़ नॉट लाइन बाय ट्रू एपिथेलियम, इट इज़ वॉल्ड ऑफ बाय द फाइब्रस कैप्सूल। सिस्टिक डीजेनरेशन ऑफ अ ट्यूमर लाइक पैनक्रेटिक सूडोसिस्ट, तो वो एपिथेलियम से लाइन नहीं होती। ये इनका डिफरेंस है। तो ये एग्जांपल भी इसने बता दी, जिस तरह पैनक्रियास में सूडोसिस्ट होती है, या ट्यूबरकुलस पेरिटोनाइटिस में भी जो है ना सिस्टिक स्वेलिंग हो जाती है वाल की। इसी तरह सिस्टिक डीजेनरेशन ट्यूमर की भी होती है। ठीक है, हेमरेज के बाद हेमाटोमा में आरबीसी लाइज्ड होते हैं, तो वो भी अब्जॉर्ब हो जाएंगे और फ्लूइड रह जाता है एज अ फॉल्स सिस्ट। ठीक है, इसी तरह एपोप्लेक्टिक सिस्ट जो है वो ब्रेन में बनती है एज अ रिजल्ट ऑफ इस्कीमिया कॉजिंग द कलेक्शन ऑफ फ्लूइड। तो इस्कीमिया की वजह से वो फ्लूइड कलेक्ट होकर उसको हम कहते हैं एपोप्लेक्टिक सिस्ट। ठीक है, अब उसके बाद क्लासिफिकेशन आती है सिस्ट की। एक होती है, याद रखें, कंजेनिटल सिस्ट, दूसरी एक्वायर्ड सिस्ट। ठीक है, इसके अलावा भी अगर हम देखें तो फर्दर कुछ सिस्टिक ट्यूमर्स होते हैं, कुछ ट्रॉमेटिक सिस्ट होती हैं, डीजेनरेटिव सिस्ट भी होती हैं, और पैरासाइटिक सिस्ट। तो सबसे पहले आप कंजेनिटल सिस्ट देखो, उसमें हमारे पास आती है जैसे परसिस्टेंस ऑफ नॉर्मल वेस्टिजियल रेमिनेंट्स। ठीक है, नॉर्मल जो वेस्टिजियल रेमिनेंट है ना, जो एम्ब्रियोनिक रेमिनेंट है, उनकी सिस्ट। फॉर एग्जांपल जैसे थायरोग्लोसल सिस्ट, ब्रेकियल सिस्ट, यूरेकल सिस्ट। ठीक है, दूसरा है कंजेनिटल में एक्टोपिया ऑफ वेरियस टिश्यूज़। कोई एक्टोपिक टिश्यू है जैसे कि डर्मोइड एंड एपिडर्मोइड सिस्ट जो हैं, ये भी कंजेनिटल में आएंगी। ये एक्टोपिया है ऑफ वेरियस टिश्यू। एक और एग्जांपल है कंजेनिटल की, जैसे फेलियर ऑफ कनेक्शन ऑफ ट्यूबुलर एलिमेंट्स लाइक पॉलीसिस्टिक किडनीज। ठीक है, यानी ये भी उसमें आ गई कि सिस्ट फ्रॉम द पैरा मेसोनेफ्रिक डक्ट एंड मेसोनेफ्रिक डक्ट में से। तो इसके अलावा हमार्टोमा भी कंजेनिटल है, उसमें सिस्टिक हाइग्रोमास आ जाएंगे। ठीक है, तो ये होगी कंजेनिटल। दूसरी मैंने आपको बताया कि एक्वायर्ड सिस्ट होती है। एक्वायर्ड में फर्दर जो है कंजेनिटल में या तो वेस्टिजियल रेमिनेंट परसिस्ट करता है, या एक्टोपिया है वेरियस टिश्यू का, या फेलियर ऑफ द कनेक्शन ऑफ ट्यूबुलर एलिमेंट, कनेक्ट नहीं हो पाया जिसकी वजह से पॉलीसिस्टिक किडनी बनी, या हमार्टोमाज होंगे। जो एक्वायर्ड सिस्ट बनती हैं पेशेंट्स को, वो रिटेंशन सिस्ट होगी, या तो इम्प्लांटेशन सिस्ट, पैरासाइटिक सिस्ट, या डीजेनरेटिव सिस्ट। रिटेंशन सिस्ट जो माउथ में बनती है ना, जैसे म्यूकस रिटेंशन सिस्ट ऑफ द माउथ। ठीक है, कि जो एक्चुअली सिक्रीशंस होती हैं ग्लैंड की, एक्यूमुलेट हो जाती हैं ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डक्ट। जैसे फॉर एग्जांपल सेबेशियस सिस्ट भी आ गया, इसमें एक और एग्जांपल है। पार्थोलिन सिस्ट हो गया, सिस्ट ऑफ द पैरोटिड, ब्रेस्ट या एपिडिडाइमस। ठीक है, तो ये होती है रिटेंशन सिस्ट। अच्छा, इसमें से एक बहुत इंपॉर्टेंट DCQ आता है, तो आपको इनमें डिफरेंस समझना होगा कि रिटेंशन क्या है, वाइल डिस्टेंशन क्या है, और एक्सुडेशन क्या है। जो रिटेंशन सिस्ट होती है, ये एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशंस ऑफ ग्लैंड होती हैं ड्यू टू द ऑब्स्ट्रक्शन ऑफ द डक्ट की वजह से, वो बंद हो गई इसीलिए जमा हो रही है। इसमें आती है एग्जांपल सेबेशियस सिस्ट, बार्थोलिन सिस्ट, सिस्ट ऑफ द पैरोटिड, ब्रेस्ट एंड एपिडिडाइमस। दूसरी होती है डिस्टेंशन सिस्ट। जो डिस्टेंशन वाली होती है ना, वो होगा लिम्फ सिस्ट, या ओवेरियन सिस्ट, या कुलोइड गोइटर, वो डिस्टेंशन सिस्ट में आएंगे। फिर जो एक्सुडेशन सिस्ट है, उसमें आता है हमारे पास हाइड्रोसील, बर्सा, पैनक्रेटिक सूडोसिस्ट। ठीक है, तो ये सारी हो गई। अब इसके अलावा यहाँ पे इसने बताया इम्प्लांटेशन सिस्ट में डर्मोइड है, पैरासाइटिक सिस्ट में हाइड्रेटेड सिस्ट, ये भी एक्वायर्ड है, डीजेनरेटिव में यूट्राइन लियोमायोमा। ठीक है, अच्छा, एक और होती है ट्रॉमेटिक सिस्ट। वो क्या होती हैं? जो ट्रॉमा की वजह से होती है ना, हीमाटोमा बनता है यूजुअली थाई या लॉइन शिन वगैरह में,
फिर वो एंडोथेलियम से लाइन हो जाता है और उसमें ब्राउन कलर का फ्लूइड होता है विद द कोलेस्ट्रॉल क्रिस्टल्स। ठीक है, यहाँ पे एक और है एक्वायर्ड में ही डीजेनरेटिव सिस्ट। डीजेनरेटिव सिस्ट सिस्टिक डीजेनरेशन ऑफ सॉलिड ट्यूमर की वजह से होती है, यानी ट्यूमर की नेक्रोसिस की वजह से बनती है उसको, जिसमें एग्जांपल है यूट्राइन लियोमायोमा। और पैरासाइटिक भी मैंने आपको यहाँ पे बताई, जैसे हाइड्रेटेड सिस्ट है, ट्रैकिनियासिस है, सिस्टिसर्कोसिस है। ठीक है, अब आ जाए व्हाट आर द कॉम्प्लिकेशंस ऑफ द सिस्ट। तो इसके जो हम कह सकते हैं कि इसमें सिस्ट में इन्फेक्शन हो सकता है। इससे पहले मैं आपको एक पिक्चर भी दिखाऊं जिसमें यहाँ पे सिस्ट दिखाई गई हैं। ये देखिए यहाँ पे एक ट्रॉमेटिक सिस्ट दिखाई गई है विद द फॉल्स सिस्ट। यहाँ पे ट्रॉमेटिक सिस्ट थाई में दिखाई गई हैं दोनों, जिसमें फॉल्स सिस्ट है विद फॉल्स इसकी वाल है लेकिन क्लॉट है इसके अंदर। ठीक है, ये क्लॉट है क्योंकि ये ट्रॉमेटिक सिस्टिक वाल है। ठीक हो गया। यहाँ पर भी एक और पिक्चर है कि सिस्ट क्योंकि फ्लूइड कंटेनिंग होती है तो यहाँ ये ब्रिलियंटली ट्रांस इल्यूमिनेटिंग स्वेलिंग है, पॉसिबली ये माउथ में इसको लिम्फ सिस्ट है। ठीक है, तो ये इसमें पिक्चर थी। अच्छा, अब हम कॉम्प्लिकेशन देख रहे हैं। तो सिस्ट में ना इन्फेक्शन हो सकता है, उसी के अंदर हेमरेज हो सकता है, तो उसकी टोरेशन हो सकती है, ऑब्स्ट्रक्शन हो सकती है, इवन कैल्सिफिकेशन भी हो सकती है। ठीक है, साथ वाले स्ट्रक्चर्स को वो कंप्रेस भी कर सकती है, जैसे कोलेडोकल सिस्ट जो है कॉमन बाइल डक्ट को कंप्रेस करती है। इसी तरह इन्फेक्शन मैंने आपको बताया, साइनस बन गया है। टॉर्जन जैसे ओवेरियन सिस्ट में टॉर्जन होती है, कैल्सिफिकेशन जैसे हाइड्रेटेड सिस्ट में होती है या सिस्टिसर्कोसिस में। और एक और कैकेक्सिया भी हो सकता है, जो मैलिग्नेंट ओवेरियन सिस्ट है उसमें सिवियर कैकेक्सिया होता है। ठीक है, अब इनका ट्रीटमेंट क्या होता है? ट्रीटमेंट डिपेंड करता है साइज और साइट और सिम्टम पे। एक्सीजन सिस्ट की अलोंग विथ इट्स इंटायर वाल जो है हमने पूरी एक्सरसाइज करनी होती है उसकी वाल के साथ, यही इसका ट्रीटमेंट है। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो होती बस यही है कि हेमीस्फेरिकल स्वेलिंग होती है, स्मूथ, फ्लक्चुएंट, नॉन टेंडर, वेल लोकलाइज्ड, ट्रांस इल्यूमिनेंट भी हैं। और बाकी प्रेजेंटेशन इनकी लोकेशन के हिसाब से होती है, मल्टीपल भी हो सकती हैं और सेबेशियस वाली मल्टीपल होती हैं, या एक भी हो सकती है कोई। ठीक है, अच्छा, अगर कोई पूछे कि कौन सी स्वेलिंग्स हैं जो ट्रांस इल्यूमिनेंट होती हैं, ब्रिलियंटली ट्रांस इल्यूमिनेंट, तो उसमें एक याद रखिए, एक तो सिस्टिक हाइग्रोमा और लिम्फ सिस्ट, रेनुला, एपिडाइमल सिस्ट, हाइड्रोसील और मेनिंजोसील, ये सब ब्रिलियंटली ट्रांस इल्यूमिनेंट है। ठीक है, नेक्स्ट टॉपिक पे चलते हैं, विच इज़ द डर्मोइड सिस्ट। अब डर्मोइड सिस्ट जो है ये एक्चुअली सिस्ट लाइंड विद द स्क्वामस एपिथेलियम कंटेनिंग द डिस्क्वामेटेड सेल्स आर कॉल्ड डर्मोइड सिस्ट। यानी ये इसमें स्क्वामस एपिथेलियम के साथ ये लाइन हुई होती है और उसके अंदर डिस्क्वामेटेड सेल्स भी पाए जाते हैं, तो उनको हम कहते हैं डर्मोइड सिस्ट, क्योंकि इसको स्क्वामस एपिथेलियम लाइन कर रही है। तो इनके कंटेंट पेस्ट लाइक होते हैं, जो कि मिक्सचर होता है स्वेट, सीबम और डिस्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल्स का। ठीक है, तो यानी ये स्क्वामस एपिथेलियम के साथ लाइन हुई है, उनमें पेस्ट लाइक मिक्सचर है स्वेट, सीबम, डिस्क्वामेटेड एपिथेलियल सेल्स का। और इसमें फर्दर टाइप्स होती हैं जिनकी डर्मोइड सिस्ट की। एक होती है कंजेनिटल, या जिसको हम सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। ठीक है, दूसरी सारी मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी टाइप्स। दूसरी टाइप है इम्प्लांटेशन डर्मोइड सिस्ट। नाम पर थोड़ा गौर करें, सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट, इम्प्लांटेशन डर्मोइड सिस्ट, टेरेटोमेटस डर्मोइड सिस्ट। ठीक है, एंड ट्यूब्यूलो एम्ब्रियोनिक डर्मोइड सिस्ट। तो सबसे पहले आ जाएं, ये चार टाइप्स हैं इसमें मेजर। कंजेनिटल सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट क्या होती हैं? यानी ये होती हैं, दे अकर अलोंग द लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन ड्यू टू डर्मल सेल्स बीइंग बरीड इन द सबक्यूटेनियस प्लेन्स। These sequestered cells proliferate and liquefy in the subcutaneous plane to form a cyst. They occur anywhere in the midline of the body. For example, medial nasal dermoid cyst, pre-auricular और post-auricular dermoid cyst. ठीक है, तो एक्चुअली होती कुछ नहीं है। सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड जो है ना, ये बस जो एम्ब्रियोनिक फ्यूजन की जो लाइन है वहाँ पे होती है ड्यू टू द इंक्लूजन ऑफ एपिथेलियम बीनीथ द सरफेस। यानी एपिथेलियम सरफेस के नीचे चला जाता है, जिसकी वजह से सिस्ट बन जाती है। बाद में फिर वो सीक्वेस्टर होके सिस्टिक स्वेलिंग बना के डीपर प्लेन में आ जाता है, तो होती है कंजेनिटल टाइप में। ठीक है, तो इसकी कॉमन जगह ये फॉरहेड पे होती है। सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड जो है फॉरहेड पे, नेक, पोस्ट ऑरिकुलर डर्मोइड भी होता है, एक्सटर्नल एंगुलर डर्मोइड भी होता है, रूट ऑफ द नोज पे, सबलिंगुअल डर्मोइड, एनीवेयर अलोंग द और लाइन ऑफ फ्यूजन पे। ठीक है, तो अगर ये डर्मोइड स्कल में होता है तो वो क्रेनियल कैविटी में भी जा सकता है। तो ये कहीं पे भी एज ए एक्सटर्नल एंगुलर डर्मोइड हो सकता है और ये ऑर्बिटल कैविटी में एक्सटेंड कर सकता है। ठीक है, एंगुलर यानी आँख के अराउंड है, तो ऑर्बिटल में भी जा सकता है। और
किसी भी कैविटी में अलॉन्ग इट्स एनाटॉमिकल लोकेशन ये एक्सटेंड कर सकते हैं, यानी थोरेक्स में जा सकता है, एब्डोमेन में। तो एंगुलर वाले की फर्दर टाइप्स हैं, एक होता है एक्सटर्नल एंगुलर, दूसरा इंटरनल एंगुलर। मैं आपको पिक्चर में दिखाती हूँ, यहाँ पर इसने शो किया है, ये पिक्चर है जिसमें टाइप्स ऑफ एंगुलर डर्मोइड दिखाए गए, यानी ये सेक्वेस्ट्रेशन की टाइप्स है ना। फर्दर मेनली डर्मोइड 4 तरह के हैं, जिसमें हमने पहली टाइप सेक्वेस्ट्रेशन डिस्कस करें, उसमें है एंगुलर डर्मोइड। तो ये वाला एक्सटर्नल एंगुलर डर्मोइड है, जबकि यहाँ बी फिगर में ये इंटरनल एंगुलर डर्मोइड है। एक्सटर्नल वाला सेक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड होता है जो एक्सटर्नल एंगुलर प्रोसेस ऑफ द फ्रंटल बोन पे होता है। आउटर एक्सट्रीमिटी ऑफ द आईब्रो एक्सटेंड ओवर द सम पार्ट ऑफ द स्वेलिंग, और ये इसको डिफ्रेंशिएट करता है फ्रॉम स्वेलिंग अराइजिंग फ्रॉम द लैक्रिमल ग्लैंड, ठीक है। और ये वाला ना ऑर्बिटल कैविटी में भी जा सकता है, एक्सटेंड कर सकता है फ्रंटोजाइगोमेटिक सूचर के थ्रू। दूसरा यहाँ पर है इंटरनल एंगुलर डर्मोइड, ये एक सेक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट होती है इन द सेंट्रल पोजीशन नियर द रूट ऑफ द नोज। ये देखें, तो ये फ्रंटो नेज़ल जो सूचर लाइन है, फ्रंटो नेज़ल, उसमें होगा। वैसे ये रेयर है, और ये लैक्रिमल सैक की स्वेलिंग को भी मिमिक कर रहा है, उससे वैसा लग रहा है। या म्यूकोसील ऑफ द फ्रंटल साइनस, म्यूकोसील ऑफ द फ्रंटल साइनस इज ड्यू टू द ब्लॉकेज ऑफ फ्रंटो नेज़ल डक्ट, ठीक है। वैसे ये जो डर्मोइड सिस्ट होती है ना, इनमें मेनली पट्टी लाइक डीस्क्वामेटेड मटेरियल अंदर पाया जाता है, हेयर फॉलिकल होते हैं, सेबेशियस एंड स्वेट ग्लैंड, और ये डर्मल और एपिडर्मल कंपोनेंट्स दोनों के साथ लाइन हुए होते हैं। स्कल में अगर डर्मोइड सिस्ट होती है तो उसकी वेरियस एनाटॉमिकल टाइप्स हैं, और वो क्रेनियल कैविटी में भी जा सकता है। जो बाहर आउटसाइड द स्कल बोन होंगे ओवर द सूचर लाइन, यानी स्कल के बाहर भी हो सकते हैं, अंदर भी हो सकते हैं, दोनों के बीच में डम्बल शेप का भी हो सकता है सिस्ट, ठीक है। अच्छा, वैसे इन डर्मोइड के फीचर्स क्या होते हैं? ये सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड्स होते हैं ना, ये पेनलेस स्वेलिंग होती है इन द लाइन ऑफ एम्ब्रियोनिक फ्यूजन, सेकंड या थर्ड डिकेड ऑनवर्ड ये प्रेजेंट करता है। स्मूथ सी, नॉन टेंडर या फ्लक्चुएंट सी होती है, यानी पैगेट्स टेस्ट भी पॉजिटिव होता है। स्वेलिंग इज फिक्स्ड विथ 2 फिंगर्स एंड समिट इज इंटेंडेड टू यील्डिंग द सेंसेशन ड्यू टू फ्लूइड, ठीक है। सॉफ्ट, स्मूथ, नॉन टेंडर एंड फ्लक्चुएंट। नॉन ट्रांसइल्यूमिनेटिंग होता है, ठीक है, इसमें से लाइट पास नहीं करेगी। फ्री स्किन ऑफर अडेरेंट टू द डीपर प्लेन, इसमें रिजॉर्प्शन और इंडेंटेशन होगी बोन की बीनीथ ड्यू टू द, यानी इसके नीचे जो बोन है वो रिजॉर्ब भी हो सकती है, इंडेंट भी हो सकती है। इसमें इम्पल्स ऑफ कफिंग भी प्रेजेंट हो सकता है ओनली अगर इसमें इंट्राक्रेनियल एक्सटेंशन है। अब ये इसका डीडी आप क्या रखोगे? ये हमें सेबेशियस सिस्ट भी लग रहा है, लाइपोमा भी लग रहा है, ठीक है, न्यूरोफाइब्रोमा। तो अब इसमें इन्वेस्टिगेशंस के लिए एक्सरे स्कल या सीटी स्कैन वगैरह किया जाता है। ट्रीटमेंट इसमें एक्सीजन करते हैं, जनरल एनेस्थीसिया देके, ऑफन फॉर्मल न्यूरोसर्जिकल अप्रोच रिक्वायर्ड बाय रेजिंग द क्रेनियल ऑस्टियोकुटेनियस फ्लैप, ठीक है। तो स्कल के लिहाज से जब मैंने आपको टाइप बताई ना, स्कल में अगर देखें तो एक आउटसाइड द स्कल बोन भी हो सकती है, दूसरी विद द बोन इंडेंटेशन विद ड्यूरा अटैचमेंट, सिस्ट कनेक्टिंग द इनसाइड ऑफ द स्कल विद स्टाक, जिससे डम्बल शेप की भी हो सकती है, या इंटायर सिस्ट इज इन द इंट्राक्रेनियल, ये वाली रेयर है, ठीक। तो यही सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड की बाकी और भी पिक्चर्स हैं। जिस तरह यहाँ पर आप देखें तो यहाँ पे ये पोस्ट ऑरिकुलर वाली जगह पे हुआ है इन द डिफरेंट प्लेन। यहाँ पे एक और है डर्मोइड इन द मिड लाइन सुप्रास्टर्नल स्पेस ऑफ बर्न्स या स्टर्नम, इट मे एक्सटेंड इनटू द डीपर प्लेन एंड सो इट नीड सीटी चेस्ट एंड इवेल्युएशन, ठीक है। यहाँ पर भी है एक और एक्सटर्नल एंगुलर डर्मोइड विच इज़ राइट साइडेड। तो इनमें कॉम्प्लिकेशन सिक्वेस्ट्रेशन वाले की यही होती हैं कि ये सारे जो है इनमें इन्फेक्शन होना, हेमरेज, रप्चर कर जाना, सरफेस इसका अल्सरेट हुआ, कैल्सिफिकेशन होना, प्रेशर इफेक्ट भी हो सकते हैं अगर इंट्रा कैविटरी एक्सटेंशन होती है लाइक इनटू द क्रेनियल कैविटी में या थोरेसिक कैविटी में, तो ये प्रेशर इफेक्ट भी डाल सकता है। यहाँ भी एक और डर्मोइड है जो कि ईयर पे है, अराइज कर रहा है ड्यू टू द सिक्वेस्ट्रेशन एट द फ्यूजन ऑफ लाइन ऑफ वन ऑफ द 6 डेवलपमेंटल जो ईयर ट्यूबरकल्स होते हैं। हर एक हमारा ईयर 6 ईयर ट्यूबरकल से डेवलप करता है ना, तो एक में जो है वो सिक्वेस्ट्रेशन की वजह से सिस्ट बनी है, सिक्वेस्ट्रेशन सिस्ट। एंड लास्ट लोकेशन सब मेंटल डर्मोइड भी होता है, ये भी एक कंजेनिटल सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड है। फर्स्ट और सेकंड ब्रेकियल आर्क्स की फ्यूजन के दौरान बनता है, डीप फेशियल प्लेन ऑफ द नेक में, सॉफ्ट सिस्टिक सी फ्लक्चुएंट नॉन ट्रांसइल्यूमिनेटिंग स्वेलिंग इन द मिड लाइन ऑफ सब मेंटल रीजन, डू नॉट मूव विद डिग्लूटिशन और वाइल प्रोट्रूडिंग द टंग, यानी डिग्लूटिशन से भी वो मूव नहीं करेगा, नॉर मूव वाइल प्रोट्रूडिंग द टंग, उससे भी नहीं करेगा। तो इसको आपने थायरोग्लोसल सिस्ट से, कोल्ड एब्सेस, सबमेंटल लिम्फ नोड या सेबेशियस सिस्ट से डिफरेंशिएट करना होगा। उसको भी हम जनरल एनेस्थीसिया देके कर्वीलिनियर सबमेंटल इंसिजन देके एक्सरसाइज कर देते हैं, दैट्स इट। तो यहाँ पे एक टाइप कंप्लीट हुई कंजेनिटल सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट, ठीक है। तो मीडियन नेजल डर्मोइड इसकी जगह थी, प्री ऑरिकुलर भी हमने देखी पिक्चर में, पोस्ट ऑरिकुलर, और ये प्रेजेंट करता है पेशेंट विद पेनलेस, उसको पेन नहीं होगा, पेनलेस लो ग्रोइंग स्वेलिंग होगी जो सॉफ्ट सिस्टिक फ्लक्चुएंट होगी, बट इज़ नॉट डिस्प्ले द ट्रांस इल्यूमिनेशन, ये याद रखिएगा।
ये इसमें ट्रांस इल्यूमिनेशन नहीं हो रहा, और सिस्ट में आल्सो इरोड द बोन एंड अंडरलाइंग बोनी डिफेक्ट गिव्स द क्लू ऑफ द डायग्नोसिस। बोनी डिफेक्ट जो इंडेंटेशन और रिजॉर्प्शन हो रही है उससे हमें क्लू मिलता है कि ये डर्मोइड सिस्ट है। अब दूसरी टाइप मैंने आपको कहा एक और होती है इम्प्लांटेशन डर्मोइड सिस्ट। अच्छा, इम्प्लांटेशन जो डर्मोइड होता है, याद रखें बार बार रिपीटेड ट्रॉमा जब शार्प इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से हो। पहले मैं आपको इसकी पिक्चर दिखा दूँ तभी आपको ज़्यादा सही से समझ आएगा। ये पिक्चर देखिए, इसमें जो है ना इम्प्लांटेशन डर्मोइड फिंगर और थंब पे दिखाया गया है। ये फिंगर पे, ये थंब पे, ये इम्प्लांटेशन डर्मोइड है, ठीक है। और यहाँ पे अगर हम देखें तो ये भी इम्प्लांटेशन डर्मोइड हैंड पे और ये फुट पे हुआ है। होता क्या है ये भी डर्मोइड सिस्ट की एक टाइप है। बार बार रिपीटेड ट्रॉमा की वजह से, शार्प इंस्ट्रूमेंट्स की वजह से कुछ एपिडर्मल सेल्स ही जो है ना वही इम्प्लांट हो जाते हैं इन द सबकुटेनियस प्लेन, जहाँ पे वो प्रोलिफरेट करके एक सिस्ट बना देते हैं। बार बार ट्रॉमा हुआ शार्प इंस्ट्रूमेंट से तो एपिडर्मल सेल्स नीचे चले गए सबकुटेनियस प्लेन में, वहाँ प्रोलिफरेट होकर सिस्ट बनी है। वुमेन में और जो टेलर्स में भी बहुत ज़्यादा कॉमन है, जो रिपीटेड माइनर ट्रॉमा सस्टेन कर रहे होते हैं, स्पेशली ऑन देयर फिंगर्स, ठीक है। देन आता है एक और टेराटोमेटस डर्मोइड सिस्ट। अच्छा, उससे पहले इसका थोड़ा सा बता दूं कि यही बात है कि टेलर, गार्डनर्स, इन्हीं में कॉमन है, होती है पेन लेस स्वेलिंग है। माइनर ट्रॉमा के बाद ये स्लोली प्रोग्रेस करती है इन द फिंगर एंड टो, सॉफ्ट स्मूथ मोबाइल भी है, टेंसली सिस्टिक, नॉन ट्रांसइल्यूमिनेटिंग, एडेरेंट टू द स्किन, स्क्वामस एपिथेलियम होगा विदाउट हेयर फॉलिकल्स, वेट और सेबेशियस ग्लैंड, और वही इन्फेक्शन हो सकता है, रप्चर, प्रेशर इफेक्ट हो सकते हैं। तो डीडी में लाइपोमा, बरसा भी लग रहा है। इसको एक्सरसाइज करना होगा, ट्रीटमेंट यही है, लोकल एनेस्थीसिया देके। देन एक और टाइप आती है टेराटोमेटस डर्मोइड सिस्ट, ठीक है। ये अगर आप पिक्चर देखो तो यहाँ पर ये डर्मोइड सिस्ट दिखाई गई है ओवरी में इन द राइट साइड, ठीक है। ये डर्मोइड सिस्ट हुआ है ओवरी में। ये भी एक और कट सेक्शन है डर्मोइड सिस्ट का, ओवरी का, शोइंग सीबम है उसमें, ठीक है। अनदर ये ट्विस्टेड गैंग्रीनस सिस्ट ओवरी है, ट्विस्टेड सी, ठीक है। तो एक्चुअली ये टेराटोमेटस जो डर्मोइड सिस्ट होते हैं, ये होता क्या है कि टोटी पोटेंशियल सेल्स जो है वो राइज देते हैं टू एक्टोडर्म, एंडोडर्म या मेसोडर्म। थस सिस्ट विच अराइज फ्रॉम टोटी पोटेंशियल सेल्स में कंटेन एक्टोडर्मल, एंडोडर्मल या मेसोडर्मल एलिमेंट लाइक स्क्वामस सेल्स भी हो गए, हेयर, कार्टिलेज, बोन, तो इनको टेराटोमेटस डर्मोइड सिस्ट कहते हैं। तो यानी आसान लफ्ज़ों में ये सिर्फ आल जर्मिनल लेयर से अराइज करते हैं, एक्टो, मीजो एंड एंडोडर्म से। ओवरी में हो सकती है, टेस्टिस में रेट्रोपेरिटोनियम, मेडिस्टिनम, इसमें सब कुछ होगा, बाल होंगे, दांत होंगे, कार्टिलेज, सीबम, मसल, बिनाइन भी हो सकता है, मैलिग्नेंट भी, ठीक है। तो ये हो गई टेराटोमेटस डर्मोइड सिस्ट। तो पहली टाइप थी सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट, इम्प्लांटेशन डर्मोइड सिस्ट, टेराटोमेटस डर्मोइड सिस्ट। अब लास्ट रह गया ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक डर्मोइड सिस्ट। तो ये ट्यूबुलो एम्ब्रियोनिक जो है ये अराइज करते हैं फ्रॉम द एम्ब्रियोनिक एक्टोडर्मल ट्यूब। फॉर एग्जांपल जैसे थायरोग्लोसल जो सिस्ट है वहाँ से अराइज करेंगे, यानी जो हमारे एम्ब्रियोनिक ट्यूबुलर स्ट्रक्चर्स होते हैं ना उनमें, क्योंकि उनमें से अराइज करेंगे। इट इज़ ड्यू टू द एक्यूमुलेशन ऑफ सिक्रीशन ऑफ द लाइनिंग ऑफ अनओब्लिटरेटेड पोर्शन ऑफ द कंजेनिटल एक्टोडर्मल ट्यूब। तो जैसे थायरोग्लोसल सिस्ट है वो ड्यू टू द परसिस्टेंस ऑफ थायरोग्लोसल डक्ट की वजह से ड्यूरिंग द डेवलपमेंट ऑफ द थायरॉइड ग्लैंड। इसी तरह एपेंडिडाइमल सिस्ट जो है एक और एग्जांपल है इसकी, एपेंडिडाइमल सिस्ट जो सिक्वेस्ट्रेशन ऑफ द न्यूरोएक्टोडर्मल सेल्स से ओरिजिनेट करता है। दे आर बिनाइन न्यूरोएपिथेलियल सिस्ट लाइंड बाय एपेंडिडाइमल सेल्स, मोस्ट कॉमनली लोकेटेड इन द डीप पेरेन्काइमा, and they have entirely responsible for the intrahemispheric cyst with the Dandy-Walker cyst and agenesis of the corpus callosum. Large cyst can cause obstructive hydrocephalus. एक और इसमें एग्जांपल आती है पोस्ट एनल डर्मोइड, जो पोस्ट एनल गट में बनता है, रेमिनेंट ऑफ द न्यूरो इंटेरिक कैनाल, प्रोबेबली एज अ टेराटोमा लोकेटेड इन द फ्रंट ऑफ सैक्रम एंड कॉक्सिक्स। सिम्टमलेस होती है अनलेस अटेन द लार्ज साइज और इन्फेक्टेड एंड कॉज द प्रेशर सिम्टम। रेक्टल एग्जामिनेशन पे वो सिस्ट रिवील होती है और उसको एक्सरसाइज करना होता है कम्प्लीटली। कॉक्सिक्स को भी रिमूव करना पड़ता है फॉर इजी एक्सेस। एक और इसमें एग्जांपल है लास्ट यूरेकल सिस्ट, तो ये लिखी नहीं है, आप लिख भी सकते हैं। यूरेकल सिस्ट जो है वो रेमिनेंट ऑफ द यूरेकस से अराइज करती है, स्वेलिंग इन द मिड लाइन एट द लोअर एब्डोमेन एज एक्स्ट्रा पेरिटोनियल मास, इन्फेक्ट हो सकता है, रप्चर इनटू द अम्बिलाइकस या पेरिटोनियल कैविटी, और कैल्कुलाई कैन फॉर्म और एडिनोकार्सिनोमा कैन डेवलप। दैट्स इट। तो वैसे ओवरऑल सारी जो भी सिस्ट है उनकी एक्सीजन ही उनका ट्रीटमेंट है, इंक्लूडिंग इंटायर वाल, ठीक है। यहाँ पे हमने टॉपिक डीपली कंप्लीट किया। इवन मैंने अपनी वार्ड पोस्टिंग में भी एक केस देखा था डर्मोइड सिस्ट का, जिसको जो है वो कंजेनिटल सिक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड सिस्ट थी, और वो उसको मिड लाइन में जो सुपरास्टर्नल स्पेस है वहाँ पे थी, और जो मूवमेंट करने पे यानी
टंग प्रोट्रूजन पे और स्वालोइंग पे, डिग्लूटेशन पे मूव नहीं कर रही थी, तो उसको हमने फिर थायरोग्लोसल सिस्ट से डिफ्रेंशिएट किया और वो डर्मोइड सिस्ट थी। ठीक है, अब चलते हैं नेक्स्ट टॉपिक पे इस चैप्टर के, विच इज़ द सेबेशियस सिस्ट। अच्छा जी, अब स्टार्ट करते हैं इस चैप्टर का अगला टॉपिक, विच इज़ द सेबेशियस सिस्ट। सेबेशियस सिस्ट जो होती है ना, एक्चुअली ये रिटेंशन सिस्ट होती हैं। ये एक्चुअली तब बनती हैं जब जो डक्ट होती है सेबेशियस ग्लैंड की, वो डक्ट जब ब्लॉक हो जाती है तो उससे सिस्टिक स्वेलिंग बन जाएगी। ठीक है, अब सेबेशियस हमारे ग्लैंड कहाँ पे सिचुएटेड होते हैं, हमें पता है हमारी डर्मिस में होते हैं, जो सीबम बना रहे होते हैं थ्रू द सेबेशियस डक्ट, और वो डक्ट हमारी स्किन के सरफेस पे या फिर हेयर फॉलिकल के अंदर खुल रही होती है। ठीक है, तो वो अगर ब्लॉक हो जाए तो उससे रिटेंशन सिस्ट यानी सेबेशियस सिस्ट बन जाएगा। तो ज़्यादातर ये कॉमन चेहरे पे होती हैं, अगर बनती हैं स्कैल्प पे भी होती हैं, स्क्रोटम पे। अच्छा, ये पाम्स और सोल पे नहीं मिलती क्योंकि वहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड्स ही नहीं होते। इनमें अब येलोइश वाइट चीज़ी सा मटेरियल अंदर भरा हुआ होगा, फैट होगा और एपिथेलियम होगी। पट्टी की तरह की इसकी कंसिस्टेंसी होती है, जिसमें पैरासाइट विद अ पैरासाइट इन द वॉल ऑफ सेबेशियस सिस्ट, जिस पैरासाइट को हम कहते हैं डिमोडेक्स फोलिकुलोरम। ठीक है, डिमोडेक्स फोलिकुलोरम इसमें एक पैरासाइट रहता है, और इसके अलावा ये सिर्फ एक एपिडर्मल लेयर ऑफ स्क्वामस एपिथेलियम से ही लाइन हुई भी होती है। तो यही कह रहा है, अगर मैं आपको पिक्चर भी दिखाऊँ इनकी, यहाँ पे आप फिगर देखें, ये है एक्चुअली लार्ज सेबेशियस सिस्ट इन द फेस एंड स्कैल्प। ये चेहरे पे है, ये देखें स्कैल्प पे इतनी बड़ी सिस्ट बन गई है। अगेन दिस इज़ द इन्फेक्टेड सेबेशियस सिस्ट इन फेस, चेहरे पे बनी है। ये भी सेबेशियस सिस्ट है जो कि मोल्डिंग साइन शो करी है। मैं आपको एक्सप्लेन करूँगी व्हाट इज़ मोल्डिंग साइन। एंड देन यहाँ पे स्मॉल सेबेशियस सिस्ट चेहरे पे है, एंड बैक विथ अ टिपिकल पंक्टम ओवर द समिट। ठीक है, तो ये इस तरह से होती हैं। आगे भी कुछ इमेजेस हैं, जैसे कि यहाँ पे आप देखो तो ये कॉक्स स्पेक्युलर ट्यूमर है ओवर द स्काल्प एंड ईयर। ठीक है, एंड सेबेशियस हॉर्न यहाँ पे दिखाया गया है स्काल्प पे, यहाँ चेहरे पे ये सेबेशियस हॉर्न है, ये भी हम डिस्कस करेंगे। एंड देन लार्ज सेबेशियस हॉर्न फेस। ठीक है, और ये स्ट्रॉबेरी स्क्रोटम है, इसमें स्क्रोटम पे मल्टीपल सेबेशियस सिस्ट हो गई हैं। ठीक है, अब क्या होती हैं ये सिस्ट, एक्चुअली सेबेशियस सिस्ट का जो सिनोनिम है, इसको हम एपिडर्मोइड सिस्ट भी कहते हैं, या एपिडर्मल सिस्ट, या एपिडर्मल इंक्लूजन सिस्ट कहा जा सकता है। अब ये तब होती है, मैंने कहा ना, सेबेशियस ग्लैंड की डक्ट जब ब्लॉक हो जाएगी तो सीबम एक्यूमुलेट होगा। अकेली इस तरह सॉलिटरी भी हो सकती हैं, स्लोली ग्रोइंग सिस्ट कहीं पे भी बॉडी में हो सकती हैं जहाँ पर भी हमारे सेबेशियस ग्लैंड होते हैं, और प्राइमरी होंगी जहाँ एरिया पे जहाँ पे सेबेशियस ग्लैंड है, जैसे हेयरी स्किन, जैसे स्कैल्प हो गया, या फिर ये इम्प्लांटेशन ऑफ फॉलिकुलर एपिथेलियम इन द डर्मिस, यानी हमारी फॉलिकुलर एपिथेलियम नीचे डर्मिस में इम्प्लांट हो गई है ट्रॉमा की वजह से, तो उसकी वजह से भी बन सकती हैं नॉन हेयरी स्किन वाली जगहों पे, जैसे पाम और सोल्स पे या सबलिंगुअल रीजन पे। ठीक है, तो इसके क्लिनिकल फीचर्स ये है कि टिपिकली एक स्किन कलर का डर्मल नोड्यूल की तरह अपीयर होगी, स्वेलिंग की तरह, और इसमें इस तरह का विजिबल पंक्टम होगा। और ये जो स्वेलिंग है ना, ये डीपर स्ट्रक्चर्स पे मोबाइल होती है, लेकिन ये स्किन के साथ अडेरेंट होगी। अब ये सिस्ट जो है ये मोल्ड भी हो सकती है डिफरेंट शेप्स में, और इसी को हम कहते हैं मोल्डिंग साइन, ये जो आपको यहाँ पे मिल रहा है। इन्फेक्टेड जो फ्लक्चुएंट सिस्ट है वो लार्जर और एरिथमेटस भी होती है और पेनफुल होती है। ठीक है, बड़ी होगी, पेनफुल होगी, और जो बड़ी होगी। तो इसकी डायग्नोसिस के लिए बस इतना पहले याद रखिए फीचर्स की है पेनलेस, स्वेलिंग है, स्मूथ सी, सॉफ्ट और नॉन टेंडर, फ्रीली मूवेबल है, अडेरेंट है स्किन के साथ ओवर द समिट, और फ्लक्चुएंट है, यानी इसमें पैकेट टेस्ट पॉजिटिव होगा, और नॉन ट्रांस एलिमिनेटिंग होगी विद द पंक्टम ओवर द समिट। और ये देखिए फिंगर का प्रेशर देने पे इंडेंटेशन हो रही है, मोल्ड हो रही है। ठीक है, और पंक्टम ये जो आपको नज़र आ रहा है इसके समिट पे होता है 70% केसेस में, क्योंकि सेबेशियस डक्ट जो है वो डायरेक्टली स्किन पे इस जगह पे ओपन होती है जो कि ब्लॉक हो गया है। तो पंक्टम एक्चुअली ये डिप्रेस्ड ब्लैक कलर का स्पॉट होता है ओवर द समिट ऑफ द सेबेशियस सिस्ट, क्योंकि डिनोडेड स्क्वामस एपिथेलियम यानी केराटिन की वजह से इसका ब्लैक कलर है। ठीक है, बाकी 30% केसेस में सेबेशियस डक्ट जो है वो हेयर फॉलिकल में खुलती है, तो उसमें फिर हमें पंक्टम नहीं मिलता, जहाँ पे स्किन पे खुल रहा है ये उसका समिट है डक्ट का। अच्छा, अगर हम डिफरेंशिएट करें, पीछे हम डिस्कस भी करके आए बिटवीन द डर्मोइड एंड सेबेशियस सिस्ट, तो याद रखें कि सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड जो होता है वो हमने देखा था कि अकर इन द लाइन ऑफ फ्यूजन पे हो रहा था, लेकिन ये सेबेशियस सिस्ट जो होती है ये कहीं पे भी पाम और सोल पे हो सकता है। ठीक है, एक ये फ़र्क। सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड जो हमने पहले डिस्कस किया उसमें स्किन अडेरेंट नहीं थी, फ्री थी, यहाँ पे स्किन अडेरेंट है ओवर द समिट। सीक्वेस्ट्रेशन डर्मोइड एक्सटेंड कर रहा है डीपर प्लेन्स में या कैविटीज़ में थ्रू द सूचर लाइन, बट सिस्ट जो है वो सबक्यूटेनियस प्लेन में जा रही है, डीपर प्लेन में नहीं जाती। उसमें पंक्टम नहीं था, यहाँ पंक्टम मिलता है 70% केसेस में। वहाँ पर बोन रिजॉर्प्शन और इंडेंटेशन हो रही थी ना, जहाँ पे भी वो होगा।
यहाँ पे फ्रीली मूवेबल है विथ बोन रिजॉर्प्शन। विथ रिस्ट्रिक्टेड मोबिलिटी, यहाँ पर फ्रीली मोबाइल विदाउट, यहाँ पे सुपरफिशियल स्वेलिंग है लेकिन वो मोबाइल है, वहाँ रिस्ट्रिक्टेड थी। वहाँ हमने एक्सरे या सीटी करना था प्रॉपर एवेल्यूएशन के लिए, और एक्सीजन जनरल एनेस्थीसिया देखी। यहाँ पर भी हम एक्सरसाइज ही करेंगे उसको जनरल एनेस्थीसिया देखिए, ठीक है। और वो डर्मोइड था, हमें पता है वो कंजेनिटली एक्वायर्ड होता है, ये सेबेशियस सिस्ट हमेशा एक्वायर्ड ही होती है, ठीक हो गया। तो सिस्ट में तो ऑब्वियसली कोई बोनी डिफेक्ट नहीं होगा, एब्सेंट होगा, वहाँ बोनी डिफेक्ट हो सकता है। और यहाँ पे इंसीजन और एवल्जन ही करेंगे, वहाँ एक्सीजन करते हैं। अच्छा, एक होती है फॉड्रीज डिजीज़। फॉड्रीज डिजीज़ जो है ना, एक हेटेरोटॉपिक सेबेशियस ग्लैंड होते हैं हमारे म्यूकोजा ऑफ द लिप और ओरल कैविटी में, ठीक है। अच्छा, जब भी इस तरह की सिस्ट बनती है ना, तो इनके ऊपर जो हेयर लॉस हो जाता है इसके सरफेस पे, क्योंकि कांस्टेंट प्रेशर पड़ रहा है ओवर द रूट्स ऑफ द हेयर फॉलिकल। अनप्लेजेंट ऑर्डर सीबम कंटेंट का भी इनमें से आता है, वो भी इसमें टिपिकल है। अब इसके डायग्नोसिस कैसे करते हैं? मेजॉरिटी ऑफ द केसेस में ये जो है ना, ऑन द बेसिस ऑफ क्लिनिकल एग्जामिनेशन भी हम इसको सिस्ट को डायग्नोस करते हैं, और इसको हम कंफर्म करेंगे हिस्टोलॉजिकल एग्जामिनेशन के जरिए। सिस्ट की जो वाल है मैंने आपको बताया, उसमें स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम होगा, बिल्कुल जो हमारी स्किन के सरफेस पे होता है, या इनफंडिबुलम ऑफ हमारे हेयर फॉलिकल में जो होता है वही एपिथेलियम, स्क्वामस एपिथेलियम, स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस। सिस्ट के अंदर जो है मैंने आपको बताया कि लैमिनेटेड लेयर्स होंगी केराटिनस मटेरियल की, ठीक है। अब इसकी कॉम्प्लिकेशन आपको पता होनी चाहिए कि एक सिस्ट बना है अगर इस तरह का, तो आगे क्या होगा इसमें। सबसे पहले इन्फेक्शन, ठीक है, इन्फेक्शन और एब्सेस फॉर्मेशन होगी। अच्छा, अब इसका सरफेस जो होता है ना, वो अल्सरेट हो सकता है। अगर उसमें अल्सर बन गया इसके सरफेस पे, तो वो पेनफुल सा, ये आपको तस्वीर देखें इसको साथ साथ, अगर इसका सरफेस अल्सरेट हुआ तो पेनफुल सा फंगेटिंग मास बनेगा जिसमें से डिस्चार्ज भी हो रहा होगा। इसको हम कहते हैं कॉक्स पेक्यूलियर ट्यूमर। कॉक्स पेक्यूलियर ट्यूमर, जो उसका सरफेस अल्सर हुआ है उसी सिस्ट में ही फंगेटिंग सा मास बना डिस्चार्ज कर रहा है, कॉक्स पेक्यूलियर ट्यूमर, बिल्कुल एपिथेलियोमा को ही रिजेंबल कर रहा है। अच्छा, ये एक मिसनोमर है, ये एक ट्यूमर नहीं है एक्चुअली, ये क्रोनिक ग्रेन्युलोमा है ऑन अल्सरेटेड सरफेस ऑफ अ सेबेशियस सिस्ट, ठीक है। एक और कॉम्प्लिकेशन है सेबेशियस हॉर्न का बन जाना। अच्छा, ये हॉर्न क्यों बनता है? हार्डनिंग जब होता है ना, सख्त हो जाता है। ये हॉर्न है, देखिए स्काल्प बना है, ये चेहरे पे बना है, तो जब हार्डनिंग हो जाती है स्लोली डिस्चार्ज सीबम की थ्रू द पंक्टम से सीबम आ रहा है, स्लोली डिस्चार्ज हो रहा है, वो सख्त हो गया है, तो ये हॉर्न बन जाता है। अब हॉर्न इज़ वन विच हैज़ ग्रेटर लेंथ देन इट्स बेस डायमीटर, लेंथ ज़्यादा होती है। तो कुटेनियस हॉर्न वैसे एक्चुअली कैरेटिन की ही डिपोजिशन होती है, ये भी कॉम्प्लिकेशन हो गई। ये भी एक पिक्चर है जिसमें लार्ज सेबेशियस हॉर्न फेस है, तो वही डिस्चार्ज ही है जो बस सख्त हो गया, ये समझ लें, ठीक है। अच्छा, नोट करें कि मल्टीपल सेबेशियस सिस्ट जो है वो कुछ सिंड्रोम्स में इस तरह होती हैं, जैसे गार्डनर सिंड्रोम में। इस तरह से अगर सेबेशियस सिस्ट स्क्रोटम में यूजुअली मल्टीपल होती हैं, फर्म होती हैं, कैल्सिफाइड होती हैं, इनका कोई पंक्टम नहीं होता, इनको हम पार्शियल या टोटल स्क्रोटेक्टमी करके ट्रीट करेंगे। और स्क्रोटम जिसमें इस तरह मल्टीपल सिस्ट हो, तो इसको हम कहते हैं स्ट्रॉबेरी स्क्रोटम, ये इसका नेम है, ठीक है। यहाँ पर भी देखिए मल्टीपल सेबेशियस सिस्ट हैं जो कि बैक पे बनी हैं। यहाँ इंसीजन हम इसने सिखाई है किस तरह देंगे फॉर द सेबेशियस सिस्ट, वो होती है एलिप्टिकल इंसीजन। ट्रीटमेंट देखने से पहले मैं आपको कॉम्प्लिकेशंस रिवाइज़ कराऊँ कि इन्फेक्शन हो रहा था, सेबेशियस हॉर्न बनता है, यानी हॉर्न यानी अगर सीबम जो है सेबेशियस सिस्ट में वो एक्सूड हो स्लोली फ्रॉम द लार्ज सेंट्रल पंक्टम, तो वो ड्राई होकर सख्त होकर कॉनिकल शेप बन जाएगी, इसको हम कहते हैं सेबेशियस हॉर्न। इसके अलावा सिस्ट में कैल्सिफिकेशन हो सकती हैं, कॉक्स पेक्यूलियर ट्यूमर हो सकता है जो कि एक इन्फेक्टेड ओपन ग्रेन्युलेटिंग एडिमेटस सेबेशियस सिस्ट ही होती है स्काल्प पे। रेयरली इसमें से बेजल सेल कार्सिनोमा भी बन सकता है, ये भी कॉम्प्लिकेशन है। अच्छा, अब आ जाए इसको ट्रीट किस तरह करना है। जब ये छोटी होती हैं तो हम इनको एक्सरसाइज कर सकते हैं अलॉन्ग विद द स्किन, लेकिन अगर ये बड़ी होंगी सिस्ट तो इनका ट्रीटमेंट होता है इंसीजन एंड एवल्जन ऑफ द सिस्ट विथ इट्स वॉल, यानी छोटी है तो हम इसको एक्सरसाइज कर रहे हैं अलॉन्ग स्किन के साथ, लेकिन बड़ी है तो इंसीजन देके और एवल्जन करेंगे सिस्ट की और इसकी वॉल्स की भी। तो केयर करनी होगी टू एक्सरसाइज द इंटायर सिस्ट वॉल, वरना फिर वो दोबारा रिकर भी कर सकते हैं, तो पूरी वॉल भी निकालनी होती है। तो एक्सीजन इंक्लूडिंग द स्किन, जो स्किन एडजेसेंट है पंक्टम के, यूजिंग एलिप्टिकल इंसीजन डायसेक्शन मेथड, बिल्कुल इस तरह से इंसीजन और एवल्जन करेंगे सिस्ट वॉल की। अगर एब्सेस बन गया है तो उसका ड्रेनेज पहले करेंगे, फिर बाद में हम उसको एक्सरसाइज करेंगे, पहले ड्रेन करना होता है। अगर आपने कैप्सूल सही से रिमूव ना किया तो वही बात ये रिकर कर सकता है। छोटा सा नोट है, एपिडर्मोइड यानी एपिडर्मल सिस्ट, ये बिनाइन सिस्ट होती है, इसको एपिडर्मल, केराटिन, इनफंडिबुलर, फॉलिकुलर या इनफंडिबुलर सिस्ट भी कहते हैं, और ये मोस्टली फॉलिकुलर इनफंडिबुलम से ओरिजिनेट करती है। एपिडर्मल सेल्स जो हैं फ्रॉम द इनफंडिबुलम ऑफ द हेयर फॉलिकल वो प्रोलिफरेट करेंगे विद इन द डर्मल स्पेस। एक्सपोजर टू यूवी लाइट, ह्यूमन पेपिलोमा वायरस इन्फेक्शन आर द काजेस, उनकी वजह से ये बनती है।
टाइनी सुपरफिशियल सिस्ट को हम माइलिया कहते हैं, जो आपने अक्सर देखा होगा नियोनेट्स में और यंगर एज में कॉमन है। एपिडर्मल सिस्ट कंटेन चीज़ लाइक उसमें मटेरियल होता है, टिपिकल फाउल स्मेल होती है, चेहरे पे हो सकते हैं, ट्रंक, नेक, एक्सट्रीमिटीज, स्काल्प, प्लगिंग एंड occlusion of the pilosebaceous unit. High testosterone levels are often observed. It is often associated with Gardner syndrome, basal cell nevus syndrome, और वो स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम से लाइंड होता है। इसके अलावा ट्राइकीलेमल या पाइलर सिस्ट जो है ये भी बिनाइन सिस्ट होती हैं। स्ट्रेटिफाइड स्क्वामस एपिथेलियम लाइन करता है ऑफ द स्टमस ऑफ द हेयर फॉलिकल विदाउट द ग्रेनुलर सेल लेयर. It occurs in the 10% of the population with 90% in the scalp and often multiple 70%. Erroneously, but very often they are called sebaceous cysts. They are common in the female and middle-aged. Punctum will not occur in the tricholemal cyst, but it can form horn and it can be autosomal dominant, hereditary or acquired. तो नोट ये है कि clinically sebaceous cyst as a diagnosis is well accepted even now. Pathological nature is difficult to assess and understand often. अच्छा जी, तो यहाँ पे टॉपिक कंप्लीट होता है सिस्ट। अब sebaceous cyst के बाद नेक्स्ट टॉपिक है साइनस। साइनस क्या होता है एक्चुअली? अ ब्लाइंड ट्रैक लाइंड बाय द ग्रेनुलेशन टिश्यू दैट एक्सटेंड्स फ्रॉम द एपिथेलियल सरफेस इनटू द टिश्यूज़। यानी अगर आप ये फिगर देखो तो यहाँ पे साइनस एंड फिस्टुला दोनों दिखाए गए हैं। फिस्टुला एक्चुअली जो होता है ना वो एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है। आगे हम देखेंगे दो जो एपिथेलियल सरफेस हैं, ये भी एपिथेलियम है, यहाँ पे भी दो एपिथेलियल सरफेस के दरमियान में जो एबनॉर्मल कनेक्शन बने उसको हम फिस्टुला कहते हैं और ये ग्रेनुलेशन टिश्यू के साथ लाइन हुआ होता है। लेकिन ये जो साइनस होता है ये एक ब्लाइंड ट्रैक है, आगे बंद है, ब्लाइंड है, और ये भी ग्रेनुलेशन टिश्यू के साथ लाइन हुआ है जो एक्सटेंड कर रहा है फ्रॉम द एपिथेलियल सरफेस इनटू द टिश्यूज़ तक। ठीक है, तो अगर आप यहाँ पे फिगर देखो तो साइनस इज़ ए ब्लाइंड ट्रैक लाइन बाय द ग्रेनुलेशन टिश्यू लीडिंग फ्रॉम एन एपिथेलियल सरफेस इनटू अ सराउंडिंग टिश्यू। तो साइनस लफ्ज़ का मतलब ही होता है हॉलो, यानी खाली है, ब्लाइंड है, ठीक है, या बे लैटिन में हम इसको कहेंगे। यहाँ पे देखें जबकि फिस्टुला है। अब इसे साइनस बनता क्यों है, क्या इसके कॉजेज हैं? एक कंजेनिटल कॉज होता है जिस तरह प्री ऑरिकुलर साइनस एक कंजेनिटल है। एक्वायर्ड भी कॉजेज होते हैं जिसमें एक्टिनोमाइकोसिस, ट्यूबरकुलोसिस में भी साइनस फॉर्मेशन होगी, पाइलोनिडल साइनस, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस या मीडियन मेंटल साइनस। ठीक है, तो पाइलोनिडल साइनस ये जो वर्ड है एक्चुअली ये एक एपिथेलियल ट्रैक ही होता है, एक साइनस होता है जो कि स्किन ऑफ द नेटल क्लेफ्ट पे सिचुएटेड होता है। शॉर्ट सा डिस्टेंस होता है बिटवीन द एनस। ये मैं आपको इसकी पिक्चर दिखाती हूँ पाइलोनिडल साइनस की। एक्चुअली ये एपिथेलियल ट्रैक ही है, साइनस है जो कि स्किन ऑफ द नेटल क्लेफ्ट पे देखें सिचुएटेड है। शॉर्ट डिस्टेंस होता है बिटवीन द एनस एंड जनरली इसमें हेयर्स होते हैं, इट कंटेन हेयर। वर्ड जो पाइलोनिडल है ये लैटिन वर्ड है, यानी उसका वर्ड ही मतलब होता है नेस्ट ऑफ हेयर्स, यानी बालों का नेस्ट। ये कंडीशन इसको हम जीप ड्राइवर्स डिजीज़ भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि ये कॉमनली जीप ड्राइवर्स में देखी गई है पाइलोनिडल साइनस। अब इसकी एक्चुअली पैथोफिजियोलॉजी किस तरह है? एक्चुअली वाइब्रेशन और फ्रिक्शन की वजह से जो बाल होते हैं वो शेड होते हैं, गिरते हैं और एक्यूमुलेट हो जाते हैं इस ग्लूटियल क्लेफ्ट में। सिमिलर कंडीशन अराइज करती है इन द क्लेफ्ट बिटवीन द फिंगर्स ऑफ द बार्बर। जैसे बार्बर की जो हम फिंगर क्लेफ्ट होता है ये वाला, तो यहाँ पर भी, या हेयर ड्रेसर्स, तो उनमें भी ऐसी कंडीशन हो सकती है कॉज बाय द कस्टमर्स के बाल जो है बार बार एंटर हो रहे हैं, मॉइस्ट डैमेज स्किन बार्बर्स डिजीज़। ठीक है, जब बाल जो है वो एंटर करेंगे स्वेट ग्लैंड्स के अंदर, यहाँ पे जमा हो के, तो वो एक फॉरेन बॉडी की तरह एक्ट करेंगे और इन्फ्लामेटरी रिएक्शन करवा देते हैं। यहाँ पे भी ऐसा ही होता है। ठीक है, तो ये इन्फ्लामेटरी रिएक्शन था। अब ये प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेशन की वजह से जो है क्रॉनिक पाइलोनिडल डिजीज़ की डेवलपमेंट होती है। ओवर टाइम क्रॉनिक एब्सेस बन जाएगा यहाँ पे, और जब ये एब्सेस ड्रेन होगा बाय एनी मीन तो वो लीड करता है टू द फॉर्मेशन ऑफ साइनस। जब भी एब्सेस बनेगा फिर वो जो है वो ड्रेन होगा किसी भी तरीके से, तो वो साइनस बन जाएगा। ठीक है, तो अब इसकी क्लिनिकल फीचर ये है कि 20 से 30 साल की उम्र के दरमियान अपीयर होता है ये पाइलोनिडल साइनस। हेयर ही जो मैन जिनको बाल ज़्यादा होते हैं उनमें ज़्यादा कॉमन है। एक्सटर्नल जो ओपनिंग होती है साइनस की वो 5 सेंटीमीटर अबव द एनल वर्ज इन द मिड लाइन ओवर द कॉक्सिक्स देखी गई है, और इसमें से पस का भी डिस्चार्ज हो सकता है, हिस्ट्री हो सकती है कि इसमें से आता है, और रिकरेंट एब्सेस की हिस्ट्री हो सकती है। तो ट्रीटमेंट यही होता है, पेशेंट जिनको माइनर सिम्टम्स हों या उनको आप जो है सिंपल क्लीनिंग आउट ऑफ द ट्रैक से ही मैनेज कर सकते हो। ये जो ट्रैक है उसको जो है हमने सिंपली क्लीन करना होता है। ठीक है, और रिमूवल ऑफ द हेयर करना होगा विद द रेगुलर शेविंग ऑफ द एरिया एंड स्ट्रिक्ट हाइजीन का कहना होगा। तो जब अक्यूट एब्सेस है फिर उसको हमें ड्रेन करना होता है स्मॉल लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन लगा के थ्रू विथ थॉरो क्यूरेटेज ऑफ ग्रेनुलेशन टिश्यू, वो भी निकालेंगे, और बाल जो है हेयर्स वो भी निकालेंगे। तो ये अक्यूट एब्सेस में हम इंसिजन देके करेंगे। एंटीबायोटिक्स भी देने होंगे। लेकिन अगर जब अक्यूट ना हो, जब क्रोनिक पाइलोनिडल डिजीज़ हो, तो उस केस में फिर हमें
पूरा ट्रैक एक्सरसाइज करना होगा फॉलोड बाय प्राइमरी क्लोजर ऑफ द वुंड। अगर बड़ा वुंड है, लार्ज वुंड है आफ्टर द एक्सीजन, तो फिर उसको हम लेफ़्ट ओपन छोड़ देंगे ताकि वो सेकेंडरी इंटेंशन के ज़रिए उसकी हीलिंग हो। ठीक है, तो देर आर सर्टेन मेथड वेयर द इंटायर वुंड हमने एक्सरसाइज करना होता है, फिर उसको बंद करना होता है बाय सम अदर मीन डिज़ाइन टू अवॉइड द मिड लाइन वुंड, जैसे जी प्लास्टी, कैरीडेकिस प्रोसीजर एक है। इसी तरह बेस्कॉम टेक्निक, रोम्बॉइड फ्लैप। ठीक है, तो इस तरह के प्रोसीजर्स में मिड लाइन इंसिजन अवॉइड हो जाती है एज इट इज़ एसोसिएटेड विथ पुअर हीलिंग। ठीक हो गया, दैट्स इट। तो ये कंप्लीट हुआ। अब थोड़ा सा यहाँ पे जो इसने पिक्चर दिखाई है ये एक और जगह, एक तो एक एग्जांपल एक्वायर्ड है ना पाइलोनिडल, दूसरी में हमने कहा क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस। तो ये तस्वीर है, टिपिकल साइनस बन गया है थाई पे ड्यू टू द ऑस्टियोमाइलाइटिस ऑफ द ग्रेटर ट्रोकेंटर। ठीक है, तो ये कंप्लीट हुआ टॉपिक। अब उसके बाद नेक्स्ट टॉपिक आता है फिस्टुला। फिस्टुला मैं आपको एक्सप्लेन कर चुकी हूँ कि इट इज़ एन एबनॉर्मल कम्युनिकेशन है, देखें, बिटवीन द ल्यूमेन ऑफ वन विस्कस टू अनदर या बॉडी सरफेस, यानी एबनॉर्मल कम्युनिकेशन बिटवीन द टू एपिथेलियम भी कह सकते हैं, बिटवीन वन विस्कस टू अदर भी कह सकते हैं, या बॉडी सरफेसेस, या बिटवीन द वेसल्स भी कह सकते हैं। अगर कोई भी एबनॉर्मल कम्युनिकेशन हो तो वो फिस्टुला है। फिस्टुला लफ्ज़ का मतलब, जैसे मैंने आपको बताया, सिस्ट का मतलब है हॉलो, तो फिस्टुला का मतलब होता है फ्लूट या पाइप या ट्यूब। ठीक है, तो इसके कॉजेज़ क्या है फिस्टुला के? फिस्टुला भी कंजेनिटल भी होता है, यहाँ पर भी एक्वायर्ड भी होता है। कंजेनिटल में एक ब्रेकियल फिस्टुला है। देखिए, हमने सिस्ट देखा था, हमने सिस्ट का कंजेनिटल एक्वायर्ड है। कंजेनिटल सिस्ट कौन सी थी? प्री ऑरिकुलर साइनस। एक्वायर्ड में हमने बहुत देखे, पाइलोनिडल, क्रोनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस, टीबी, मीडियन मेंटल साइनस एंड एक्टिनोमाइकोसिस। यहाँ फिस्टुला भी कंजेनिटल एक्वायर्ड है। कंजेनिटल में ब्रेकियल फिस्टुला, ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, कंजेनिटल आर्टेरियोवीनस फिस्टुला, अम्बिलाइकल फिस्टुला जो कि पेटेंट वाइटलो इंटेस्टाइनल डक्ट होती है। एक्वायर्ड में क्यों ये बनते हैं फिस्टुला? ये ट्रोमेटिक हो सकते हैं, इन्फ्लेमेटरी या मैलिग्नेंसी। ट्रॉमा में, जैसे कैसा ट्रॉमा? सर्जरी के बाद, सर्जरी में जैसे इंटेस्टाइनल फिस्टुला बन जाते हैं, बिलियरी, पैनक्रेटिक या फीकल। किसी इंस्ट्रूमेंटल डिलीवरी के बाद या डिफ़िकल्ट लेबर के बाद, जैसे वेजाइको विजाइनल फिस्टुला बन जाता है, तो यूरिन जो है वो विजाइना से आएगा। रेक्टो विजाइनल फिस्टुला, यूरिट्रो विजाइनल फिस्टुला। ठीक है, तो ये डिफ़िकल्ट लेबर या डिलीवरी के बाद, ट्रॉमा की एक आगे एग्जाम्पल। अब इन्फ्लामेटरी काजेज़ में इंटेस्टाइनल एक्टिनोमाइकोसिस एंड ट्यूबरक्लोसिस। फिर मैलिग्नेंसी में जब ग्रोथ हो वन ऑर्गन की, वो पेनिट्रेट करे इनटू द नियर बाय ऑर्गन, तो मैलिग्नेंसी भी उसका बनती है। तो रेक्टोवेजाइकल फिस्टुला जो है एज इन द कार्सिनम ऑफ द रेक्टम। इसी तरह यूट्रस का, यूट्राइन का, यूट्रस का यूट्राइन कैंसर में वेजिको यूट्राइन फिस्टुला बनेगा, यानी यूट्रस के और ब्लेडर के दरमियान। ठीक है, तो ये मैलिग्नेंसी भी ग्रोथ पेनिट्रेट करके फिस्टुला करवा रही है, इन्फ्लामेशन भी करवा रही है, लाइक टीबी एंड एक्टिनोमाइकोसिस, इंटेस्टाइनल एक्टिनोमाइकोसिस एंड ट्रॉमेटिक। तो ये सारे कॉजेज़ होते हैं इसके। एक और वजह ये भी होती है कि अगर इनएडिक्वेट ड्रेनेज हो ना, एब्सेस की, एब्सेस सही से ड्रेन नहीं कर रहा, तो वो भी आगे फिस्टुला बनाएगा। उसको कहते हैं जैसे पेरिएनल एब्सेस। फॉरेन बॉडी से भी हो सकता है, आइट्रोजेनिक। ठीक है, तो ये ओवरऑल कॉजेज़ हो गए। अगर आपसे कोई पूछे कि परसिस्टेंट फिस्टुला के कॉजेज़ बताएं, जो जा ही नहीं रहा, परसिस्टेंट है, तो उसमें आप फ्रेंड निमोनिक याद करें कि परसिस्टेंट फिस्टुला में या तो फॉरेन बॉडी एफ से, जिसकी वजह से वो नहीं ख़त्म हो रहा, रेडिएशन थेरेपी की वजह से, पेशेंट इम्यूनोसप्रेशन है, लाइक डायबिटीज़ है, एड्स, स्टीरॉइड्स पे है, यूरीमिया एंड मैल न्यूट्रिशन वगैरह, तो इम्यूनोसप्रेशन हो गया। ई से एपिथेलाइजेशन की वजह से वो परसिस्टेंट है, नियोप्लाज्म की वजह से, या डिस्टल ऑब्स्ट्रक्शन। ठीक है, तो ये सारे परसिस्टेंट फिस्टुला के कॉजेज़ हो गए। अब इन्वेस्टिगेशन जब भी आप करवाते हो, माइक्रोबैक्टीरियल एग्जामिनेशन, साइनोग्राफी, फिस्टुलोग्राम, MRI, ठीक है, ये इसमें एग्जामिनेशन। अच्छा, एग्जामिनेशन से पहले मैं आपको थोड़ा सा डिफ्रेंशिएट करूँ, एक्सटर्नल इंटरनल फिस्टुला क्या होता है। अच्छा, एक होता है एक्सटर्नल, कुछ है इंटरनल फिस्टुलास, ये उस हिसाब से किए गए हैं कि कहाँ पर ये फिस्टुला ओपन हो रहा है। ठीक है, जिस तरह एक्सटर्नल वाले जो है उसमें आएंगे ओरोकुटेनियस, ब्रैंकियल फिस्टुला, थायरोग्लोसल फिस्टुला, इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला, अपेंडिकुलर फिस्टुला, ये सारे जो एक्सटर्नल है। इंटरनल हमारे पास है ट्रैकियोइसोफेजियल फिस्टुला, कोलिसिस्टोडोडनल फिस्टुला, कोलोविजाइकल फिस्टुला, रेक्टोविजाइकल, तो ये सारे अंदर इंटरनल ही ओपन हो रहे हैं। ठीक है, तो अगर आप इसके क्लिनिकल फीचर देखो साइनस के या फिस्टुला के, तो यहाँ पर पिक्चर देखिए, मल्टीपल से डिस्चार्जिंग साइनस फुट है। ये
कॉमनली माइसिटोमा की वजह से होता है, मदुरा फुट जिसको कहते हैं। इसके अलावा ये ट्यूबरक्लोसिस की वजह से या क्रोनिक अगर पायोजेनिक ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गई है या मैलिग्नेंसी, तो उसमें भी इस तरह की मल्टीपल डिस्चार्जिंग साइनस फुट हो सकता है। ठीक है, इसी तरह एक और ये पिक्चर है जिसमें आपको नज़र आ रहा है सेकेंडरीज हो गई हैं नेक में जो कॉज करवा रही हैं डिस्चार्जिंग साइनस। ठीक है, ए फिगर में और बी में देखिए डिफरेंट पेशेंट्स हैं ये, तो उनमें ये डिस्चार्जिंग साइनस है। इसी तरह यहाँ पर भी देखिए एक मैंडिबुलर साइनस है, ये यूजुअली इन्फेक्टेड टूथ की वजह से, इसका दांत जो है वो इन्फेक्टेड हो गया है जिसकी वजह से बोन में फिर इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गई है मैंडिबल बोन में। इसके अलावा ये ट्यूमर की वजह से भी हो सकता है, इसी तरह ट्रॉमा, एक्टिनोमाइकोसिस की वजह से, रेडिएशन की वजह से। ठीक है, तो इसका हम एक्सरे करेंगे, ऑर्थोपेंटोमोग्राम किया जाता है माउथ के लिए, जो स्टडी ऑफ डिस्चार्ज एंड बायोप्सी भी लेनी होगी फिर फॉर रेलेवेंट इन्वेस्टिगेशन। तो इस तरह के साइनस को हम एक्सरसाइज तो करेंगे, लेकिन वो कॉजेटिव जो टूथ है जो इन्फेक्टेड है उसको भी हमें फिर एक्सट्रैक्ट करना होगा। यहाँ पर भी देखें ये डिस्चार्जिंग साइनस है नेक में, क्यों बना है? ड्यू टू द ट्यूबरक्लोसिस हो गई है लिम्फ नोड की विद द कोल्ड एब्सेस, इसके नीचे अंडरनीथ कोल्ड एब्सेस बन गया टीबी की वजह से। यहाँ पर भी एक और पिक्चर है, पाइलोनेडल साइनस आपको नज़र आ रहा है जिसमें प्राइमरी और सेकेंडरी साइनसेस शोन है। ये प्राइमरी साइनस है, ये सेकेंडरी है। ठीक है, देन अगेन यहाँ पर फिस्टुला है इन बोथ साइड्स। देखिए एनो, फिस्टुला इन एनो है, दोनों साइड्स पे हुआ है। ये पोस्ट ऑपरेटिव गैस्ट्रो इंटेस्टाइनल फिस्टुला है। यहाँ पर देखिए नोट करें स्किन पे एक्सकोरिएशन हो गई है। अब इसको हम जिंक ऑक्साइड क्रीम की लोकल एप्लीकेशन से कंट्रोल कर सकते हैं जो स्किन की एक्सकोरिएशन हो रही है। ठीक है, तो ये आपने पिक्चर समझ ली। अब मैं आपको क्लिनिकल फीचर समझाती हूँ, आपको एक आइडिया हो गया कि किस तरह दिखता है। तो क्लिनिकल फीचर्स हमने देखे कि उनमें से डिस्चार्ज भी हो रहा है ओपनिंग ऑफ द साइनस से। डिस्चार्ज के अलावा इनका कोई फ्लोर नहीं है, इनका रेज्ड उभरा हुआ इंड्यूरेटेड एज है या इंड्यूरेटेड बेस। ठीक है, नॉन मोबाइल है। ऑफन स्प्राउटिंग ग्रेनुलेशन टिश्यू है साइनस की ओपनिंग के ऊपर। बोन की थिकनिंग हमें मिलेगी ऑस्टियोमाइलाइटिस में। सराउंडिंग की जो स्किन है वो एरिथेमेटस इन्फ्लामेटरी भी हो सकती है। अगर टीबी होगा तो वो ब्लू होगी, जैसे गले में अगर कोल्ड एब्सेस है नेक पे तो ब्लूइश होगी स्किन। इन्फ्लामेटरी में एरिथेमेटस होगी। स्किन जो आपने एक्सकोरिएटेड देखी जिसमें मैंने कहा जिंक लगाएंगे तो फीकल फिस्टुला में एक्सकोरिएटेड मिलेगी। क्रोनिक साइनस या फिस्टुला में पिगमेंटेड मिलेगी। ठीक है, डिस्चार्ज टिपिकल ऑफ द कॉज विल बी एविडेंट विच विल बी ऑब्वियस आफ्टर अप्लाइंग प्रेशर ओवर द सराउंडिंग एरिया। ठीक है, आपने सराउंडिंग एरिया में प्रेशर दिया तो जो डिस्चार्ज है वो आपको मिलेगा अगर वो फिस्टुला है या साइनस है। तो थिकनिंग ऑफ द बोन अंडरनीथ आप पालपेट करोगे अगर साइनस इज अडेरेंट टू द बोन, या फिर अगर नीचे ऑस्टियोमाइलाइटिस हो गई है तो आपको बोन भी नीचे थिकनिंग मिलेगी। जो रीजनल लिम्फ नोड है वो भी इनलार्ज हो सकते हैं। साइनस जो है सिंगल भी हो सकते हैं या इस तरह से मल्टीपल भी हो सकते हैं। ठीक है, ये फीचर्स हो गए। परसिस्टेंट साइनस के मैं आपको कॉजेज बता चुकी हूँ। फ्रेंड वाला निमोनिक याद रखें, जिस तरह मैंने आपको कहा कि फॉरेन बॉडी की वजह से साइनस या फिस्टुला परसिस्टेंट है। ठीक है, या नेक्रोटिक टिश्यू है अंडरनीथ सूचर सिक्वेस्ट्रम, या उसकी इनसफिशिएंट या नॉन डिपेंडेंट ड्रेनेज है। परसिस्टेंट ऑब्स्ट्रक्टेड है लूमन लाइक फीकल फिस्टुला या बिलियरी फिस्टुला। लैक ऑफ रेस्ट, परसिस्टेंट बार बार इन्फेक्शन हो रहा है, या वो एपिथेलियम में एंडोथेलियम से लाइन हो गई है उसकी वाल, या डेंस फाइब्रस टिश्यू उसको कॉन्ट्रैक्ट हो रही है, हील नहीं होने दे रहा, टीबी की वजह से, एक्टिनो की वजह से, या पोस्ट इराडिएशन मैलिग्नेंसी। आपसे अगर कोई पूछे कि नेक में साइनस की मोस्ट कॉमन वजह क्या है, नेक में ये साइनस मोस्ट कॉमनली टीबी की वजह से बनता है। ठीक है, कॉमनली ये ट्यूबरकुलस लिम्फेडिनाइटिस है। इसमें हमें येलोइश सा चीज़ी डिस्चार्ज नज़र आएगा, लेकिन मार्जिन इसके देखिए ब्लू होंगे। तो यूजुअली ट्यूबरकुलस साइनस या अल्सर जो है वो कोई इंड्यूरेशन शो नहीं करता। ठीक है, अब जिस तरह मैंने कहा कि हम डिस्चार्ज को भी देखते हुए भी करते हैं कि कौन सी कॉज है। तो डिफरेंट डिस्चार्जेस साइनस या फिस्टुला में अगर पस आ रहा है परुलेंट तो वो कोई बैक्टीरियल इन्फेक्शन है, लेकिन अगर कैशियस सा चीज़ लाइक है ऑब्वियसली वो टीबी है। सल्फर ग्रेन्यूल्स हैं तो वो एक्टिनोमाइकोसिस। म्यूकस निकल रहा है तो इट इज़ अ ब्रेंकियल फिस्टुला। स्लाइवा आ रहा है तो वो पैरोटिड फिस्टुला है। फीसेस आ रही हैं ऑब्वियसली फीकल फिस्टुला। बाइल है तो बिलियरी या डुओडेनल। बोन है तो ऑस्टियोमाइलाइटिस या साइनस, या यूरिन आ रहा है तो यूरिनरी फिस्टुला। ये बातें बहुत इंपॉर्टेंट है प्रैक्टिकल लाइफ के लिहाज से कि स्ट्रेप्टोकोकल पस जो होता है वो वाटरी होगा विथ ब्लड स्टेन। ठीक है, स्ट्रेप्टोकोकल जो पस होती है वाटरी होगी लेकिन वो ब्लड स्टेन होगी, लेकिन जो स्टेफाइलोकोकल पस है वो येलो और क्रीमी होगी। ग्रीन वाला बहुत इंपॉर्टेंट है, ग्रीन या ग्रीनिश ब्लू पस जो होती है वो सूडोमोनास ओरिजिनोसा इन्फेक्शन में होती है। एनकोविसॉस की पस हमें अमीबिक लिवर एब्सेस में मिलेगी। गैस गैंग्रीन में हमें सिकली स्वीट ऑर्डर मिलेगा, डिकेड एप्पल की तरह, जैसे गला सड़ा हुआ एप्पल हो उस तरह की हमें गैस गैंग्रीन वाले में आएगी, स्मेल आएगी। ई कोलाई
उसमें कोई स्मेल नहीं होती, ऑर्डरलेस। एनारोबिक बैक्टीरिया और प्रोटिस वल्गैरिस एक टिपिकल ऑर्डर प्रोड्यूस करते हैं प्रोटियोलाइसिस की वजह से। बैक्टीरियोट्स जो हैं वो टिपिकल ओवर राइप कैमेबर्ड चीज़ लाइक ऑर्डर प्रोड्यूस करेंगे। फीकल फिस्टुला में फाउल स्मेल होगी, डिस्चार्ज विद अ गैस बबल। ट्यूबरक्यूलस साइनस में मैंने आपको बताया कि एजिएटिंग चीज़ी मटेरियल होगा, ठीक है। अच्छा, उसके बाद इन्वेस्टिगेशन देखिए, मैंने आपको एक्सप्लेन किया कि साइनस या फिस्टुला को एक्यूरेटली डायग्नोस करने के लिए जो प्राइमरी इन्वेस्टिगेशन है उसमें सबसे पहले फिस्टुलोग्राम या साइनोसोग्राम, ठीक है, यूजिंग अल्ट्रा फ्लूइड लिपियोडोल या वाटर सोल्यूबल आयोडीन डाई, ठीक है। ये एक्चुअली हम क्या करते हैं, रेडियो ओपेक डाई जो है ना, जैसे लिपियोडोल, वो ओपनिंग में डायरेक्टली इंजेक्ट करते हैं ताकि हम मैप करें उसके ट्रैक के पाथवे को और उसकी डेप्थ को विद एक्सरेज। तो लिपियोडोल एक पॉपी सीड का ऑयल ही होता है जिसमें 40% आयोडीन है, वो इंजेक्ट करते हैं। दूसरी इन्वेस्टिगेशन है डिस्चार्ज फॉर द कल्चर सेंसिटिविटी, एसिड फास्ट बेसिलाई फॉर टीबी स्टेनिंग, ठीक है, एंड साइटोलॉजी एंड स्टेनिंग। इसके अलावा आप बायोप्सी भी ले सकते हो, जो एजेस रहते हैं ना लेजन के, उनमें से आप सैंपल लोगे ताकि मैलिग्नेंसी या टीबी के लिए चेक करो। चेस्ट एक्सरे और एमआरआई, अच्छा चेस्ट एक्सरे भी हम कर रहे हैं, एक्सरे ऑफ द पार्ट, उस पार्ट का एमआरआई भी कर सकते हैं। मोस्ट रिलायबल वैसे एमआरआई है उस हिस्से की जहाँ पे वो बना है, ठीक है। सीटी या एमआरआई कंप्लीट ट्रैक के लिए, स्पेशली फिस्टुला एंड एनो में, ताकि हमें डीपर स्ट्रक्चर्स की या मसल्स की इन्वॉल्वमेंट का भी अंदाज़ा हो जाए, तो हम एमआरआई भी करवाते हैं। फिस्टुला में ईएसआर भी करना होता है, ठीक है, एंड सीटी साइनोसोग्राम, प्रोबिंग जेंटली विद केयर, डिजिटल एग्जामिनेशन ऑफ द रेक्टम एंड प्रोक्टोस्कोपी इन द फिस्टुला एंड एनो। और ऑर्थोपेंटोग्राम मैंने आपको बताया ना, अगर वो मिडलाइन चिन साइनस पे अगर हुआ है। पेरी एपाइकल व्यू भी ले सकते हैं टू फाइंड द रूट एब्सेस। तो ट्रीटमेंट इसमें यही होता है कि हमने कॉज को ट्रीट करना है। दूसरा, आपने जो साइनस है या फिस्टुला उसको एक्सरसाइज करना है। हमेशा आप स्पेसिमेन भी हिस्टोलॉजी के लिए भेजोगे। और एंटीबायोटिक, एंटी ट्यूबरकुलर ड्रग्स, रेस्ट एंड एडिक्वेट ड्रेनेज, यही इसमें ट्रीटमेंट होता है। दैट्स इट। अच्छा, तो ये सारा हम देख चुके हैं ट्रीटमेंट वगैरह। एडिक्वेट ड्रेनेज देनी है, लेंगे इट ओपन, सेप्टिक मटेरियल निकाल दिया, ट्रैक को कम्प्लीटली एक्सरसाइज कर लिया, जो भी ग्रेनुलेशन टिश्यू है उसको भी स्क्रैप कर लिया वाल से, कैविटी को पैक करेंगे एंड लीव इट, अलो इट टू हील बाय ग्रेनुलेशन टिश्यू, ठीक है। साइनस या फिस्टुला जो कैविटी की तरफ लीड करे तो उसको आपने कम्प्लीटली क्लोज या डिस्कनेक्ट करना होता है। अब साइनस फिस्टुला का डिफरेंस क्या है? साइनस में आपको पता है ब्लाइंड ट्रैक होता है, ग्रेनुलेशन टिश्यू से लाइन हुआ होगा, लीड फ्रॉम एपिथेलियल सरफेस इनटू द सराउंडिंग टिश्यू। लेकिन फिस्टुला जो है दो एपिथेलियल लाइन सरफेस का आपस में कम्युनिकेशन है। इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला, वेजाइगोविजाइनल फिस्टुला। थोड़ा इंटेरोकुटेनियस को इसने एलेबोरेट किया है। अगर आप इस पिक्चर को देखो साथ साथ तो ज़्यादा इजी समझ आ जाएगा। अब इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला जो होते हैं ना, ये एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होते हैं बावल का, ठीक है। तो एक्चुअली इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है बावल का और स्किन का। तो इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला हम डुओडेनम से भी अराइज कर सकता है, जेजुनम से, इलियम, कॉलन या इवन रेक्टम से। एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेशन होती है जो स्मॉल या लार्ज बावल की सर्जरी के बाद देखने को मिलती है। तो एक स्टडी में 95% जो इस तरह के फिस्टुला थे पोस्ट ऑपरेटिव, और इलियम जो है वो मोस्ट कॉमन साइट होती है इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला की, ठीक है। तो एक्चुअली ये कॉम्प्लिकेशन होती है सर्जरी की। तो इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला कैन अकर एज अ कॉम्प्लिकेशन फॉलोइंग एनी टाइप ऑफ सर्जरी ऑन द जीआई ट्रैक, जैसे अगर एनास्टोमोटिक लीक हुआ है या बावल इंजरी हुई है, ठीक है, तो उसकी एक कॉम्प्लिकेशन हो सकती है। इंडीड मोर देन 75% ऑफ ऑल इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला अराइज एज अ पोस्ट ऑपरेटिव कॉम्प्लिकेशन, लेकिन तकरीबन 15 से 25% एब्डोमिनल ट्रॉमा की वजह से भी इस तरह हो सकता है, या स्पॉन्टेनियसली इन रिलेशन टू कैंसर अगर हुआ, रेडिएशन की वजह से, इन्फ्लामेटरी बाउल डिजीज़ की वजह से, स्कीमिक या इन्फेक्टिव कंडीशन, ठीक है। आइट्रोजेनिक जो इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला है यूजुअली वो क्लिनिकली एविडेंट हो जाते हैं बिटवीन द 5th and 10th पोस्ट ऑपरेटिव डेज। अच्छा, इसमें फीवर होगा पेशेंट को, ल्यूकोसाइटोसिस, प्रोलॉन्ग इलियस, एब्डोमिनल टेंडरनेस और वूंड इन्फेक्शंस जो है वो इसके इनिशियल साइंस होते हैं। अब इसकी डायग्नोसिस ऑब्वियस हो जाएगी जब ड्रेनेज इंटेरिक मटेरियल की थ्रू द एब्डोमिनल वूंड और थ्रू एग्जिस्टिंग ड्रेन अकर, ठीक है। एब्डोमिनल वूंड से या ड्रेन से जो है वो ड्रेनेज उसकी फिर जो है डायग्नोसिस कन्फर्म होगी। तो इस तरह के फिस्टुलास ऑफन एसोसिएट होते हैं इंट्रा एब्डोमिनल एब्सेस के साथ, अंदर एब्सेस है। अच्छा, इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला जो ड्रेन करें लेस देन 200, इसमें ड्रेन में 200 ml फ्लूइड पर डे से अगर कम आ रहा है तो उसको हम कहते हैं लो आउटपुट फिस्टुला। जबकि वो जिनमें ड्रेन में 500 ml फ्लूइड पर डे से ज़्यादा आए तो याद रखें उसको हाई आउटपुट फिस्टुला कहेंगे,
ठीक है। अब इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला जो है उनको मैनेज करना सर्जिकल वार्ड में मुश्किल होता है और वो एसोसिएट होते हैं सिग्निफिकेंट मॉर्बिडिटी मोर्टेलिटी के साथ। सेप्सिस हो जाना, इंट्रा एब्डोमिनल कलेक्शन हो जाती है, उसकी वजह से सेप्सिस। मैल न्यूट्रिशन हो सकता है क्योंकि न्यूट्रिएंट्स इस फिस्टुला से बाहर जा रहे हैं, लॉस हो रहे हैं। इलेक्ट्रोलाइट एब्नॉर्मलिटी होती है। तो ये सारे ट्रायड हैं कॉम्प्लिकेशन के ऑफ द इंटेरोकुटेनियस फिस्टुला। तो इसका सीटी स्कैन एब्डोमेन का विथ एडमिनिस्ट्रेशन ऑफ ओरल कंट्रास्ट दे के हमें यूज़फुल होता है कि हम डिलिनेट करें साइट ऑफ फिस्टुला को, और कोई भी अगर इंट्रा एब्डोमिनल कलेक्शन है उसको। तो बैरियम स्टडीज़ के अलावा और फिस्टुलोग्राम भी हमें हेल्प कर सकते हैं। मैनेजमेंट में हमें एक तो इनकी सेप्सिस को उसको कंट्रोल करना है, न्यूट्रिशनल सपोर्ट, फ्लूइड की मेंटेनेंस, इलेक्ट्रोलाइट्स की, और स्किन को भी एक्सकोरिएशन से बचाना है जो हम जिंक भी लगा सकते हैं। ऑलराइट, उसके बाद एक और जो डॉगर में दिया गया है वो है आर्टीरियोवीनस फिस्टुला। यहाँ पर अगर आप देखें तो आर्टीरियोवीनस फिस्टुला एक्चुअली एबनॉर्मल कम्युनिकेशन होता है आर्टरी का और वेन का। अब ये भी कंजेनिटल भी हो सकता है, एक्वायर्ड भी हो सकता है, जैसे ट्रॉमा की वजह से आर्ट्रोजेनिक। तो एवी फिस्टुलाज एक्चुअली हम खुद भी सर्जिकली क्रिएट करते हैं हीमोडायलिसिस पर्पज़ के लिए, जो पेशेंट क्रोनिक रीनल फेलियर वाले होते हैं। अच्छा, इसमें जो इन्वॉल्व वेन होती है वो डायलेटेड होती है, टॉर्चुअस और थिक वाल्ड होती है, यानी उसको आर्टीरियलाइज किया जाता है, हो जाती है थिक, डायलेट हो जाती है टॉर्चुअस और थिक वाल्ड। तो ये कम्युनिकेशन रिजल्ट करेगा इन द शंटिंग ऑफ जो भी आर्टीरियल ब्लड है, देखें वो जा रहा है वेन के अंदर लेकिन ऑक्सीजन के बगैर। तो ये इन टर्न वीनस रिटर्न को बढ़ाएगा, कार्डिक आउटपुट बढ़ेगा, जिसकी वजह से लेफ्ट वेंट्रिकुलर का फेलियर हो सकता है। थ्रिल और ब्रूई आपको लार्ज फिस्टुलास के ऊपर इस तरह की मिलेगी, थ्रिल भी मिलेगा, ब्रूई भी मिलेगी, जो कि डिसअपियर हो जाएगी अगर आप प्रेशर अप्लाई करते हो इस आर्टरी पे जो इस फिस्टुला के बिल्कुल प्रॉक्सिमल है, इस पर अगर प्रेशर दे। अच्छा, इसके अलावा एंजियोग्राफी जो है वो एक्चुअली डीलिनेट कर सकती है फीडिंग आर्टरी को, तो हमें पता लग जाएगा कि फीडिंग आर्टरी इसकी कौन सी, तो हम एंजियोग्राफी करवा सकते हैं। ट्रीटमेंट यही है, इसको सर्जिकल एक्सरसाइज करना होगा, या इस आर्टरी को ब्लॉक करेंगे तो उसके लिए एंजियोग्राफिक एम्बोलाइजेशन। ठीक है, दैट्स इट। अच्छा, अब थोड़ा सा जो है ना मैं आपको कुछ और साइंस और जो इंपॉर्टेंट डेली लाइफ में केसेस आते हैं तो उससे रिलेटेड है, तो इसलिए थोड़ा सा आउट ऑफ बुक है डॉगर से, ऑब्वियसली ये एडिशनल बुक है, उनमें SRB मैनुअल ऑफ सर्जरी थोड़ा सा इंपॉर्टेंट है तो मैं आपको बता देती हूँ। जो हमने डिस्कस किया एक और एक्वायर्ड कंडीशन होती है मीडियन मेंटल साइनस, साइनस की एक्वायर्ड टाइप में आ रहा था ना, तो एक्चुअली ये क्रोनिक इन्फेक्टिव एक्वायर्ड कंडीशन होती है जहाँ पे इन्फेक्शन, इसका जो दांत होता है ना हमारी, उसकी रूट का इन्फेक्शन हो जाता है, वन और बोथ लोअर जो इंसाइजर टीथ होते हैं, जिसकी वजह से रूट एब्सेस बनती है अंदर, और इवेंचुअली वो ट्रैक डाउन करेगी बिटवीन द टू हाफ ऑफ द लोअर जा इन द मिड लाइन, और ये प्रेजेंट कैसे करेगी, इस तरह से डिस्चार्जिंग साइनस की तरह ऑन द पॉइंट ऑफ द चिन, बिल्कुल मिड लाइन पे। ठीक है, इन्फेक्शन की वजह से हुआ। तो इसके फीचर्स यूँ होता है पेन लेस है, डिस्चार्जिंग साइनस होता है मिडल ऑफ द चिन पे, दाढ़ी पे। तो ऑफन इंसाइजर टीथ इसमें रिवील होते हैं। मेनी पेशेंट्स में क्लिनिकली टूथ बिल्कुल नॉर्मली लग रहा होता है, लेकिन दो उसकी रूट नीचे इन्फेक्टेड होती है। ठीक है, तो ये ऑफन मिस्टेकन होता है, ऐसे लगता है कि ये सेबेशियस सिस्ट है। अच्छा, इसके अलावा यहाँ मैंडिबल का ऑस्टियोमाइलाइटिस भी पॉसिबल इसकी कॉम्प्लिकेशन है। डीडी में ये सेबेशियस सिस्ट भी लग रहा है, ट्यूबरकुलस साइनस भी लग रहा है, ऑस्टियोमाइलाइटिस। इन्वेस्टिगेशन में आप डेंटल एक्सरे करवाते हो, ये इसमें डायग्नोस्टिक होता है। प्लेन एक्सरे मैंडिबल का मे नॉट रिवील द डिजीज़। जो डिस्चार्जिंग स्टडी है फॉर कल्चर साइटोलॉजी करोगे, कल्चर एंड सेंसिटिविटी साइटोलॉजी एंड एसिड फास्फेसिला, ये भेजोगे। ट्रीटमेंट में एंटीबायोटिक दोगे, आफ्टर डूइंग द डिस्चार्ज स्टडी, और स्टार्ट कर लोगे एंटीबायोटिक, ले ओपनिंग एंड एक्सीजन ऑफ द साइनस ट्रैक विथ एक्सट्रैक्शन ऑफ द इंसाइजर टूथ। ठीक है, ट्रैक भी एक्सरसाइज करना है और दांत भी वो निकाल देंगे इंसाइजर, दैट्स इट। एक और जो सिक्वेस्ट्रम है, सिक्वेस्ट्रम क्या होता है एक्चुअली, ये भी क्योंकि साइनस और फिस्टुला से रिलेटेड है। तो सिक्वेस्ट्रम डेड बोन इन सीटू को कहते हैं, यानी ये डेड बोन इन सीटू है, यानी पायोजेनिक भी हो सकता है। यहाँ देखिए ये डायग्राम है और एक्सरे है जिसमें आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस दिखाया गया है विथ सिक्वेस्ट्रम एंड साइनस। ठीक है, इसमें क्या है जो है सिक्वेस्ट्रम भी दिखाया गया है और यहाँ पे उसका साइनस ट्रैक है। ये सिक्वेस्ट्रम एक्चुअली डेड बोन इन सीटू होती है। ये पायोजेनिक भी हो सकता है, ट्यूबरकुलर भी होता है, ट्यूबरकुलर होगा तो फेदरी होगा, साल्मोनेला की वजह से होगा तो ग्रेन्युलर, सिफिलिटिक होगा तो आइवरी होगा, ट्यूबुलर और रिंग भी हो सकता है इन द एम्पुटेशन स्टम। तो ये अनफॉर्म्ड भी हो सकता है, यानी कि सेपरेशन बिटवीन द सिक्वेस्ट्रम एंड एडजेसेंट नॉर्मल बोन हैज़ नॉट अकर्ड और फॉर्म्ड, means there is proper adequate separation between the normal bone and sequestrum by forming a granulation tissue। यानी आसान लफ्ज़ों में जो अनफॉर्म्ड सिक्वेस्ट्रम है ना, देखिए सिक्वेस्ट्रम जब बनता है तो उसके अराउंड सराउंडिंग में ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है जो समझिए उसकी लाइन ऑफ डिमार्केशन होती है। लेकिन जो अनफॉर्म्ड जो उसको हेल्दी बोन से सेपरेट कर रहा है, लेकिन अनफॉर्म्ड सिक्वेस्ट्रेशन में ये सेपरेशन नहीं होती, डिमार्केशन नहीं होती, क्योंकि ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं बनता। तो इसीलिए वो लूसेंट सा ब्राइट सा जोन जो हमें एक्सरे पे मिलता है वो अनफॉर्म्ड सिक्वेस्ट्रम में नहीं मिलता, जिससे हमें इसका डायग्नोज करना भी मुश्किल हो जाता है, क्योंकि वो ग्रेनुलेशन टिश्यू नहीं है तो वो ब्राइट चीज़ हमें एक्सरे पे नज़र नहीं आती।
ठीक है। तो रेडियोलॉजिकली फॉर्म्ड जो सिक्वेस्ट्रम है शो क्लियर लूसेंट एरिया जोन ऑफ डिमार्केशन। सिक्वेस्ट्रम जो होता है ना डेंस होता है क्योंकि एब्सेंस ऑफ डीकैल्सिफिकेशन इन द डेड बोन एज देयर इज़ नो ब्लड सप्लाई। तो ये डेड बोन ही है डेंस बोन के अंदर, ठीक है। तो सिक्वेस्ट्रम जो है वो बनता है प्रायर टू सर्जिकल इंटरवेंशन लाइक सिक्वेस्ट्रेक्टमी या सोसराइजेशन। अच्छा, यानी ये लास्ट लाइन ये कह रही है कि सर्जिकल इंटरवेंशन जो है हम तब तक नहीं करेंगे जब तक पूरी बोन डेड नहीं हो जाती। अगर वो ग्रेनुलेशन टिश्यू सराउंडिंग डिमार्केशन नहीं बनी ना तब तक सर्जन उसको सर्जरी करके निकालेगा नहीं, जब तक वो बन नहीं जाती, ठीक है। उसके बाद जो है वो सिक्वेस्ट्रेक्टमी करेंगे, वो डेड बोन निकाल देंगे। और या फिर सोसराइजेशन में यानी कि सॉसर की तरह एक होलो क्रिएट करेगा ताकि जो बैक्टीरिया है फिर वहाँ पर बैठे ना, ग्रो ना करे, छुपके ना बैठे, तो सोसराइजेशन उसको कहते हैं, ठीक है। अच्छा, यहाँ टाइप है सिक्वेस्ट्रम की। इस तरह के जो सिक्वेस्ट्रम है ये ट्यूबुलर या डायाफाइजियल जो होते हैं इस तरह के अगर हैं तो वो पायोजेनिक कॉमन होता है। अगर फेदरी सा है हमेशा याद रखें, ट्यूबरकुलोसिस में वर्टिब्रा में ज़्यादातर रिब्स पे फेदरी किस्म का होता है सिक्वेस्ट्रम। ग्रेन्युलर अगर है वो साल्मोनेला हमेशा ग्रेन्युलर। रिंग या ट्यूबुलर तो याद हो गए, एम्पुटेशन जो स्टम्प बनाते हैं ना टीबी के बाद जिस तरह एम्पुटेशन करनी पड़ती है तो उसमें रिंग या ट्यूबुलर बनता है, एम्पुटेशन स्टम्प एंड स्टीमन पिन एरिया। फाइन सैंडी सा वायरल ऑस्टियोमाइलाइटिस में वैसे वो रेयर है। टीबी में कोर्स सैंडी होगा, टीबी में वर्टिब्रा और उसमें फेदरी भी है, कोर्स सैंडी भी बन सकता है। बटन की तरह का अगर है तो वो रेडिएशन ऑस्टियोमाइलाइटिस हो सकता है, स्मॉल सेपरेटेड सिक्वेस्ट्रम, बिल्कुल बटन की तरह छोटे छोटे अलग अलग, तो रेडिएशन में। ब्लैक है तो हमेशा एक्टिनोमाइकोसिस यानी फंगल है या फिर हाइड्रोजन सल्फाइड की वजह से। किस सिक्वेस्ट्रम जो होता है ना वो पेरी डिस्कल टीबी में होता है, ठीक है, डिस्क के अराउंड। अच्छा, उसके बाद यहाँ पर अगर आप देखो ये ऑस्टियोमाइलाइटिस का पेशेंट है विद स्कार आल्सो शोइंग ऑन द टेबल फोटो ऑफ सिक्वेस्ट्रेक्टमी। ये सिक्वेस्ट्रेक्टमी भी कर दी गई है और सॉसराइजेशन कर दी गई है, ठीक है। तो ए से सी तक ये सारे ऑस्टियोमाइलाइटिस दिखा रहा है, इसको ऑस्टियोमाइलाइटिस हुई है। यहाँ पर अगर आप देखो तो ये एक्सरे पिक्चर है जिसमें आपको ऑस्टियोमाइलाइटिस के फीचर्स नज़र आ रहे हैं विद सिक्वेस्ट्रम। ये नज़र आ रहा है, साइनस भी आपको नज़र आ रहा है और कैविटी टिबिया और मेटाटार्सल बोन्स की इन द डायबिटिक पेशेंट, ठीक है, उसमें डायबिटीज़ में हुआ है। लास्ट इनिशियली हमने डिस्कस किया था कि साइनस कंजेनिटल भी होते हैं, एक्वायर्ड भी होते हैं। तो कंजेनिटल में एक एग्जांपल थी प्री ऑरिकुलर साइनस, ये आपको तस्वीर भी नज़र आ रही है, मैंने इवन ईएनटी वार्ड में केस भी देखा था प्री ऑरिकुलर साइनस का। एक्चुअली ये देखिए ड्यूरिंग द एक्सीजन मिथाइलिन ब्लू हम इसमें इंजेक्ट करते हैं, याद रखें पूछा भी जाता है मिथाइलिन ब्लू ट्रैक में इनिशियली, फिर बाद में हम इसको एक्सरसाइज कर देंगे, पूरा ट्रैक हमें नज़र आ जाएगा यूजिंग एलिप्टिकल इंसिजन देके, ठीक है। तो एक्चुअली ये प्री ऑरिकुलर साइनस जो है कंजेनिटल एंटिटी होती है जो इम्परफेक्ट जब फ्यूजन हो हमारे 6 ट्यूबरकल्स की जो हमारा एयर कार्टिलेज बनाते हैं तो उनकी इम्परफेक्ट फ्यूजन की वजह से ये साइनस जो है वो ओपन होता है, मे बी सीन इन द रूट ऑफ द हेलिक्स या फिर ट्रैगस पे यहाँ पे। और ये ट्रैक बहुत ज़्यादा गहरा होता है, पीछे की तरफ रन कर रहा होता है, थोड़ा स्लाइटली ऊपर की तरफ टूवर्ड द हेलिक्स। तो यूजुअली अंदर एंड होगा ब्लाइंडली, खाली होगा। बाहर वाली जो इसकी ओपनिंग है साइनस की वो ऑफन क्लोज होती है कॉजिंग द फार्मेशन ऑफ सिस्टिक स्वेलिंग। तो वो प्री ऑरिकुलर सिस्ट भी बन सकती है जिसमें फ्लूइड होगा जो कि फिर इन्फेक्टेड हो सकता है। अब ये साइनस जो है ना इज़ नो इंस्टेंस विल कम्युनिकेट विद एक्सटर्नल ऑडिटरी मीटर्स। बर्स्टिंग ऑफ दिस स्वेलिंग अगर बर्स्ट होती है तो उसमें से अल्सर लाइक लेशन बन सकती है, एक साइड पे यूनिलेटरल या बायलेटरल हो सकते हैं। मल्टीपल साइनसेस भी कभी कभार देखने को मिलते हैं। ओपनिंग इसकी छोटी सी ट्रायंगुलर एरिया होता है बिल्कुल कान के सामने एट द लेवल ऑफ ट्रैगस। इसमें स्कारिंग जो है अराउंड द ओपनिंग, बार बार इन्फेक्शन की वजह से स्कार भी बन सकता है। तो ये ज़्यादातर बच्चों में चाइल्डहुड में देखा गया है। स्वेलिंग अपीयर होती है और अपेरेंटली खुद ही डिसअपीयर हो जाती है बार बार। पेन और डिस्चार्ज इसमें कॉमन है। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम है यंग इंडिविजुअल का। डिस्चार्ज स्टडी ESR साइनोसोग्राम ये करके हम ट्रैक का पता लगाएंगे। MR साइनोसोग्राम इसमें फ़ायदेमंद है। DD ये है कि इसमें कोल्ड एब्सेस सेवेशियस सिस्ट बन सकता है। इन्वेस्टिगेशन में साइनोसोग्राम करवाएंगे, डिस्चार्ज स्टडी करवाएंगे, एक्सीजन करेंगे जनरल एनेस्थीसिया देके, और पूरा ट्रैक निकालना एसेंशियल है, ज़रूरी है। अगर आपने पूरा ट्रैक प्रॉपर्ली नहीं निकाला तो याद रखें ये दोबारा बन सकता है, पेशेंट को रिकरेंस हो सकती है। दैट्स इट। तो कंप्लीट हुआ टॉपिक दी ऑरिकुलर साइनस एंड फिस्टुलास। अच्छा, जब स्टार्ट करते हैं नेक्स्ट टॉपिक इस चैप्टर का विच इज़ वूंड्स आसान लफ्ज़ों में हम कहें जिसको ज़ख्म जिसको कहा जाता है। इट इज़ एक्चुअली अ वूंड इज़ ए ब्रेक इन द कंटिन्यूटी ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन और टिश्यूज़ कॉज्ड बाय फिज़िकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इंसल्ट्स, ठीक है। एक्चुअली उसमें ब्रेक आ गया है, आप ऐसा भी कह सकते हो इट इज़ ए ब्रेक इन द इंटेग्रिटी ऑफ द स्किन और टिश्यू often which may be associated with disruption of the structure and function,
ठीक है। स्ट्रक्चर और फंक्शन ऑब्वियसली डिसरप्ट होगा, या आसान लफ्जों में इट इज ब्रेक इन द कंटिन्यू ऑफ स्किन, म्यूकस मेम्ब्रेन लाजमी बोलना है, या टिश्यूज़ कॉज्ड बाय फिजिकल, केमिकल और बायोलॉजिकल इंसल्ट। ठीक है। अगर आप यहाँ पे पिक्चर भी देखें तो एक ये टाइडी सा वूंड दिखाया गया है। मैं आपको फिर बताऊँगी टाइडी क्या है, अनटाइडी क्या है, थोड़ा सा देख लें, आपको तो पता है ज़ख्म कैसा होता है। तो डिफरेंट वूंड सिखाए गए हैं। यहाँ पे भी अनटाइडी वूंड है। अच्छा, होता यूँ है, हम क्लासीफाई करते हैं वूंड को। देयर आर वेरियस सिस्टम टू क्लासीफाई द वूंड। जो सिंपलेस्ट क्लासिफिकेशन है वो रैंक और वॉकर फील्ड ने जो है वो प्रपोज की थी। रैंक एंड वॉकर फील्ड के हिसाब से डिवाइड किया वूंड को टाइडी और अनटाइडी में। यहाँ पर देखें टाइडी वूंड क्या होता है कि जिसमें शार्प और क्लीन एजेस होते हैं। ये एक्चुअली किसी शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से होता है, जैसे छुरी की वजह से, इसको टाइडी वूंड कहते हैं। तो एक्चुअली ये क्लीन वूंड होता है और उसको हम प्राइमरीली भी क्लोज कर सकते हैं। ठीक है। तो एक्चुअली ये सर्जिकल इंसिजन की तरह होते हैं, शार्प ऑब्जेक्ट की वजह से इंसाइज हुए हुए होता है, हेल्दी होता है, क्लीन होता है, कोई टिश्यू लॉस नहीं हुआ इसमें सूचरिंग कर सकते हैं और प्राइमरी इंटेंशन से हीलिंग हो जाएगी। लेकिन ये जो अनटाइडी वूंड होते हैं ये क्रशिंग की वजह से, टीयरिंग की वजह से, एवल्जन, ठीक है, डिवाइटलाइज्ड इंजरी होती है, वास्कुलर इंजरी, मल्टीपल इरेगुलर सा वूंड होगा, बर्न, फ्रैक्चर ऑफ द अंडरलाइंग बोन भी इसमें हो सकता है, वूंड डेसेंस, इन्फेक्शन, डिले हीलिंग इसमें कॉमन है। तो यहाँ पे लिबरल एक्सीजन, हमें डिवाइटलाइज टिश्यू को निकालना होगा ताकि वो सेकेंडरी इंटेंशन से फिर हील हो, ये इसमें मैनेजमेंट होती है। सेकेंडरी सूचरिंग, स्किन ग्राफ्ट, फ्लैप हमें लगाना होगा। ठीक है। तो यहाँ पे भी आप देख सकते हैं ये अनटाइडी वूंड की पिक्चर है। ठीक है, समझ आ गया कि क्रश, एवल्स, बर्न या मैंगल पार्ट होते हैं, डर्टी, कंटामिनेटेड होते हैं, बड़े होते हैं, डिब्राइड करना होता है, हॉस्पिटल एडमिट करना होता है, डिवाइटलाइज टिश्यू को एक्सरसाइज करके अनटाइडी वूंड को हमें टाइडी में पहले कन्वर्ट करना होता है। वंस अनटाइडी कन्वर्ट होगा टाइडी में, फिर उसको सेफली क्लोज करेंगे, अलो करेंगे कि वो सेकेंडरी इंटेंशन से हील हो, जो मैं आपको आगे बताऊँगी। वेरियस मेथड होते हैं क्लासिफिकेशन ऑफ वूंड के। अगर हम कॉजेज़ के हिसाब से देखें तो एक होते हैं ट्रॉमेटिक, दूसरे आइट्रोजेनिक है, सर्जिकल वूंड, तीसरे बर्न्स। ठीक है। इसके अलावा लेंथ ऑफ टाइम सिंस फार्मेशन के हिसाब से कितना टाइम लगा है वूंड को, तो उस हिसाब से होता है एक लेसरेट, अक्यूट वूंड, क्रोनिक वूंड। अक्यूट हमेशा याद रखें 6 हफ्तों से कम टाइम का होगा, क्रोनिक 6 हफ्तों से ज़्यादा टाइम का होगा। एक्यूट क्रोनिक को डिफ्रेंशिएट करें। ठीक है। बेस्ड ऑन द टाइम इलेप्स के हिसाब से वाली जो क्लासिफिकेशन है, अगर आपसे कोई पूछे क्लासीफाई वूंड ऑन द बेसिस ऑफ टाइम इलेप्स, तो अक्यूट और क्रोनिक होता है। अक्यूट वाला डिफाइंड एज दोज दैट प्रोग्रेस थ्रू द नॉर्मल फेजेस ऑफ हीलिंग एंड टिपिकली उसमें शो द साइंस ऑफ हीलिंग इन लेस देन 4 वीक। अभी यहाँ पर कहा गया है, लेकिन डोगर में जो है वो 6 वीक, लेस देन 6 वीक को हम कहते हैं। फॉर एग्जांपल जैसे सर्जिकल या ट्रॉमेटिक या बर्न वाला वूंड जो होता है ये अक्यूट होता है, ये प्रोग्रेस करता है थ्रू द हीलिंग फेज इन द टाइमली एंड ऑर्डरली फैशन। यानी पहले इसमें हीमोस्टेसिस होगा, इनमें इन्फ्लामेशन, फिर प्रोलिफरेशन, फिर रीमॉडलिंग या मैचुरेशन। ठीक है। बेलेन लेवल से भी मैं पूरा ये प्रोसीजर एक्सप्लेन कर चुकी हूँ, सारे स्टेप्स। अच्छा, वूंड जो है वो कंसीडर हुआ है क्रोनिक, लेकिन अगर उसकी हीलिंग जो है वो एक्सपेक्टेड पीरियड में अकॉर्डिंग टू द इटियोलॉजी एंड लोकलाइजेशन नहीं होती, तो क्रोनिक वूंड को हम क्लासीफाई करते हैं, उसमें फर्दर टिपिकल और एटिपिकल टाइप्स हैं। ठीक है। टिपिकल जो है आप कहते हो उसको जो इस्कीमिक हो, न्यूरोट्रोपिक, यानी ये 6 हफ्तों से ज़्यादा का होता है, अनहील्ड होता है विद इन द 6 वीक फॉर्मेशन। तो न्यूरोट्रोपिक, इस्कीमिक, हाइपोस्टेटिक अल्सर्स, डायबिटिक फुट, डीक्यूबिटस अल्सर, ये सारे क्रोनिक में आते हैं। और जो एटिपिकल क्रोनिक वूंड है वो ऑटो इम्यून डिसऑर्डर्स की वजह से होगा, इन्फेक्शियस डिजीजेस, वास्कुलर डिजीजेस एंड वास्कुलोपैथीज, तो ये एटिपिकल क्रोनिक में आएंगे। मेटाबॉलिक, जेनेटिक डिजीजेस, नियोप्लाज्म, एक्सटर्नल फैक्टर्स, साइकियाट्रिक डिसऑर्डर्स, ड्रग रिलेटेड रिएक्शंस, तो ये नॉर्मल हीलिंग प्रोसेस को नहीं फॉलो करते, ना ही हीलिंग के साइन शो करेंगे, ये नॉर्मल फेज ऑफ हीलिंग भी के थ्रू प्रोग्रेस भी नहीं करते, बट विद द प्रोलॉन्ग इन्फ्लामेटरी फेज, काफ़ी लंबा चलता है इनका। जैसे डायबिटीज़ है, क्रोनिक में आ गया ना, ये टिपिकल में डायबिटीज़ है, या वीनस आर्टीरियल डिजीज़, न्यूट्रिशनल डेफिशिएंसीज, ये सारे इसके कॉजेज़ हैं। हाइपोक्सिया इनिशियली एक पोटेंट स्टिमुलस होता है फाइब्रोब्लास्ट की एक्टिविटी के लिए और एंजियोजेनेसिस के लिए, लेकिन अगर परसिस्टेंट हाइपोक्सिया रहा ना तो वो इम्पीड करता है फाइब्रोब्लास्ट और कोलेजन की एक्टिविटी को, एंड उसमें फिर बैक्टीरियल इन्वेजन को भी अलाउ करेगा टू मेक द वूंड क्रोनिक। तो फिर बैक्टीरिया भी आएगा, काफ़ी टाइम से हाइपोक्सिया, तो वो हील नहीं हो पाएगा, इसीलिए क्रोनिसिटी होती है। तो क्रोनिक वूंड क्रोनिकली इन्फेक्टेड होते हैं विद बायोफिल्म, जो इंटरफेयर करता है मेनली विद इन्फ्लामेटरी फेज ऑफ हीलिंग, कॉन्ट्रीब्यूटिंग टू नॉन हीलिंग। बायोफिल्म क्या है, आपको पता है कि बायोफिल्म एक्चुअली एक स्ट्रक्चर होता है माइक्रो ऑर्गेनिज्म का, कंटेन्ड इन एन एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स ऑफ प्रोटीन्स एंड पॉलीसेकेराइड्स दैट अडेयर टू द सरफेस। यानी एक वो पॉलीसेकेराइड्स और एक्स्ट्रा सेलुलर मैट्रिक्स में ही अगर बहुत सारे बैक्टीरिया हों
जो अडेयर हो टू द सरफेस क्रिएटिंग अ प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट फॉर द ऑर्गेनिज्म। वो उन बैक्टीरियाज के लिए प्रोटेक्टेड इन्वायरमेंट है। अच्छा, तो ये हमें क्रोनिक वुंड में मिलता है। क्रोनिक अल्सर्स अनरिस्पॉन्सिव होते हैं टू ड्रेसिंग ट्रीटमेंट, उनमें बायोप्सी करनी होगी, कल्चर स्टडी, डेफिनेटिव ट्रीटमेंट, वुंड डिब्राइडमेंट होता है उनका। वैक्यूम असिस्टेड क्लोजर थेरेपी भी कर सकते हैं। स्किन ग्राफ्ट या फ्लैप, स्पेसिफिक कंडीशन है जैसे टीबी जो है अगर हो तो उसको ट्रीट करना होगा। मैलिग्नेंसी अगर कंफर्म हो गई है तो उसको वाइड लोकल एक्सीजन करके फिर वहाँ ग्राफ्ट लगाना होगा। ठीक है, तो ये भी एक और क्लासिफिकेशन होगी। तो डिफरेंस यही है कि अक्यूट वाला शॉर्ट टाइम का है, क्रोनिक अनहील्ड है, विद इन द 6 वीक ऑफ फॉर्मेशन में नहीं हुआ हील। अक्यूट में कोई अंडरलाइंग पैथोलॉजी खास नहीं है, क्रोनिक में है अंडरलाइंग पैथोलॉजी। ठीक है, जिससे हमने देखा ना यहाँ पे कोई अक्यूट में नहीं थी। अक्यूट वाला में इन्फ्लामेटरी स्टेज नॉर्मल था, लेकिन क्रोनिक में वो इन्फ्लामेटरी वाला ही लंबा चलता है। अक्यूट वाला बिना किसी कॉम्प्लिकेशन के सही हो गया, क्रोनिक वाले में बहुत सी कॉम्प्लिकेशन हो सकती हैं। अक्यूट वाला फ्लूइड सपोर्ट सेल प्रोलिफरेशन होगी, क्रोनिक में डज नॉट सपोर्ट सेल प्रोलिफरेशन। ठीक है, अब चलते हैं दूसरी क्लासिफिकेशन पे, जो कि है अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ इंजरी। आप मोड ऑफ इंजरी भी कह सकते हो, उस हिसाब से अब्रेशन, ब्रूज हो सकता है, कंट्यूजन या हीमाटोमा, अल्सरेशन हो सकती है, लेसरेशन हो सकता है, इंसाइज्ड वुंड या कट्स हो सकते हैं, पंचर वुंड, डीग्लविंग इंजरी, क्रश इंजरी। ठीक है, तो ये अकॉर्डिंग टू मोड ऑफ इंजरी, या आप कह सकते हो ऑन द टाइप ऑफ वुंड भी इसी को कहते हैं। तो सबसे पहला है डोगर के अकॉर्डिंग चल रहे हैं, तो सबसे पहले अब्रेशन देखें। अब ये देखें, तस्वीर को साथ साथ देखते जाएं। अब्रेशन एक्चुअली जो होती है ना, आउटर लेयर स्किन की इन्वॉल्व होती है, और ये टेंजेंशियल एप्लीकेशन ऑफ ब्लड फोर्स की वजह से होता है ये वाला वुंड। डर्ट इसमें इनग्रेन्ड होती है इन द लेयर्स ऑफ स्किन, तो होती है एक्चुअली ये सुपरफिशियल इंजरी होती है, यानी स्क्रैच हो गया, ग्रेज या प्रेशर या कॉन्टैक्ट की वजह से, ड्यू टू द शेयरिंग ऑफ द स्किन, जब इसका सरफेस रब किया जाए तो ये टेंजेंशियल फोर्स जो है वो एपिडर्मिस को लॉस करवा देगी, जिसकी वजह से जो डर्मल वेसल्स हैं वो एक्सपोज होंगी और नर्व्स, और उसके नतीजे में प्रोफ्यूज पेनफुल ऊजिंग होगी। तो अब्रेजन एपिथेलियाइजेशन के ज़रिए ही हील होता है। कोई भी डर्ट या फॉरेन बॉडी इसमें है तो उसको रिमूव करना होगा, वरना पुअर टैटू लाइक स्कार बन सकता है। ठीक है, तो ये हो गया अब्रेजन। दूसरा उसके बाद आता है ब्रूज, कंट्यूजन या हीमाटोमा। तो ये एक्चुअली ब्रूज, कंट्यूजन, हीमाटोमा ये ब्लड फोर्स डिसरप्ट कर दे सुपरफिशियल कैपिलरीज को। कोई ब्लड फोर्स है जिसकी वजह से सुपरफिशियल कैपिलरीज डिसरप्ट हो गई, तो उसके ऊपर वाली इंटैक्ट स्किन बिल्कुल सलामत होगी, ऊपर से इंटैक्ट होगी। जब स्मॉल ब्लड वेसल्स इन्वॉल्व होंगे तो नीचे बड़ी ब्लड की कलेक्शन हो गई, नीचे जमा हो गया, उसको कह रहे हैं हेमाटोमा। ठीक है, तो ब्लड लो हुआ स्किन पे, ब्लड वेसल या कैपिलरी डैमेज हुई, स्किन की डिस्कलरेशन होगी, लेकिन स्किन ब्रेक नहीं होगी, ब्रोकन वेसल में से ब्लड रिसीव करेगा, माइनर सॉफ्ट टिश्यू इंजरी क्रश करेगी स्मॉल वेसल्स को विदाउट ब्रेकिंग द स्किन, और ब्लड इसमें जमा होगा। बोन्स वाली एरिया पे ज़्यादा कॉमन है, लेग्स एरियाज ऑफ द फेस, स्क्रोटम, आइज़, वास्कुलर एरिया बच्चों में, एजिड में, ओल्ड एजिड में, फेयर स्किन वालों में कॉमन है। हेमाटोमा जबकि क्या है, हेमाटोमा जो होता है ना एक्चुअली लोकलाइज कलेक्शन ऑफ ब्लड ही होता है। यहाँ पे अगर आप देखो ना तो ये हेमाटोमा बना हुआ है। ठीक है, इस तरह ये देखें, हेमाटोमा ग्रोइन में है जिसको ये एस्पायरेट कर रहा है। हेमाटोमा इन्फेक्ट हो सकता है या एडजेसेंट वाले स्ट्रक्चर्स को भी, क्योंकि ये कंप्रेस कर सकता है। यहाँ पे भी देखिए, ये भी हेमाटोमा है, ये भी एक वोंड की टाइप है ना, लेग पे बना है, तो उसको एस्पायरेशन, आफ्टर एस्पायरेशन क्लॉट को एवैक्यूएट किया जा रहा है। तो होता यूँ है कि हेमाटोमा लोकलाइज कलेक्शन ऑफ ब्लड होती है ब्लड ट्रॉमा या सर्जरी के बाद, और ये क्लॉट हो जाता है कुछ मिनट से आवर्स के अंदर, बाद में ये लिक्विफाई होकर डिस्कलर्ड फ्लूइड की तरह निकलेगा। तो ये सबकुटेनियस, इंट्रामस्कुलर, सब फेशियल, इंट्रा आर्टिकुलर रीजन्स में भी हो सकता है। बड़ा वाला इन्फेक्टेड होकर एब्सेस बन सकती है, बड़े वाले को ड्रेन करना होगा जनरल या रीजनल एनेस्थीसिया देके। छोटा वाला जो है वो खुद ही अब्जॉर्ब हो जाता है, लाइक स्काल्प हेमाटोमा। अब इनमें रेडिश सा देखिए प्लाज्मेटिक फ्लूइड है जिसको हम एस्पायरेट करते हैं लार्ज बोर्ड नीडल से। ये प्रेशर इफेक्ट डाल सकता है, एब्सेस बन सकती है, इंसिजन, ड्रेनेज दोनों चाहिए होती हैं अंडर एनेस्थीसिया। कॉस्मेटिक प्रॉब्लम भी हो सकती है, तो इसीलिए हम एस्पायरेट करेंगे। और हेमाटोमा वैसे जिनको कोगुलेशन डिसऑर्डर है ना, जैसे कोई हीमोफीलिया का पेशेंट है, तो उनमें भी खुद ही बन रहे होते हैं इस तरह के, और जो अगर एंटी कोगुलेंट ड्रग थेरेपी पे है। ठीक है, तो एक और वुंड हो गया। उसके बाद एक और वुंड की टाइप है जिसको हम कहते हैं अल्सरेशन। ठीक है, इस तरह से होता है अल्सरेशन वुंड। हम आसान लफ्ज़ों में कह सकते हैं कि बस एपिथेलियल लाइनिंग में डिफेक्ट आ जाता है। ठीक है, देन आता है लेसरेशन। लेसरेशन में आप देखिए पिक्चर, इसमें जो है वो लेसरेटेड वुंड दिखाया गया है। एक्चुअली इसमें ब्लंट फोर्सेस टीयर, शेयर या क्रश स्किन एंड सॉफ्ट टिश्यूज़, उनको क्रश करेंगे, प्रोड्यूसिंग लेसरेशन। ठीक है, ब्लंट फोर्स ही होती है। तो इनके वुंड एजेस ऑफन इरेगुलर से होते हैं। इरेगुलर वुंड एजेस आपको नज़र आ रहे हैं, कंट्यूज्ड होंगे या क्रश्ड होंगे, और सराउंडिंग स्ट्रक्चर्स वही होंगे इसके एजेस, सराउंडिंग वाले स्ट्रक्चर्स। तो ये लेसरेटेड वुंड है।
ठीक है, याद रखें रैग्ड एजेस होंगे विद सम पार्ट ऑफ द टिश्यू गेटिंग डिवाइटलाइज्ड, वायबिलिटी टिश्यू की इम्पेयर हो सकती है, डेप्थ ऑफ इंजरी और टिश्यू डैमेज जो है वो केयरफुली आपने असेस करना होगा, प्रॉपर इसकी एडिक्वेट एक्ससीजन करनी होगी, थोरो वार्म सलाइन से वॉश करेंगे और सूचर करेंगे वूंड को लेयर बाय लेयर। ये हो गया लेसरेशन। उसके बाद इंसाइज्ड वूंड या कट क्या होता है, ये भी शार्प एज जैसे छुरी, नाइफ वगैरह या ग्लास, शीशे का कोई टुकड़ा है उसकी वजह से जो होता है वो क्लीन इंसाइज्ड वूंड होते हैं। इनके क्लीन एजेस होते हैं, क्लियर मार्जिन होते हैं। ग्रेटेस्ट डायमेंशन ऑफ इंसाइज वूंड इज इट्स लेंथ, लेंथ इसकी ग्रेटेस्ट डायमेंशन होती है। ठीक है, टाइडी सा सिंपल क्लीन कट वूंड है, क्लीन एजेस हैं, शार्प ऑब्जेक्ट से हुआ है, प्राइमरी सूचिंग से हम ट्रीट कर सकते हैं। देन अगेन पंचर वूंड क्या होता है, यहाँ पर आपको नज़र आ रहा है, ये तो पेनिट्रेटिंग वूंड है, ये अगर आप देखो तो ये पंचर वूंड है। ठीक है, यहाँ पे भी एक पंचर वूंड, एक्चुअली ये शार्प पॉइंट या एजेस प्रोड्यूस करती है पंचर वूंड, जो जिसमें ग्रेटेस्ट डायमेंशन इसकी डेप्थ होती है। ठीक है, इंसिजन में उसकी लेंथ थी, यहाँ पे इसकी डेप्थ ग्रेटेस्ट है। जब वूंड पियर्स करता है बॉडी कैविटी को तो वो पेनिट्रेटिंग कहलाएगा, अगर दूसरी साइड से निकल आएगा ना तो वो पेनिट्रेटिंग कहलाएगा। लेकिन अगर वो पास करता है थ्रू द विस्कस तो फिर वो ये परफोरेटिंग होगा। यानी अगर कोई ऑर्गन है अंदर, कोई विस्कस को अगर पास कर ले तो वो परफोरेटिंग, अगर वो बाहर से निकल आए तो वो पेनिट्रेटिंग, अगर वो सिर्फ सुराख बनाए तो पंचर। यहाँ पर भी देखें पेनिट्रेटिंग वूंड ऑफ द एब्डोमेन, पेनिट्रेटिंग यानी बाहर से दूसरी साइड से निकलेगा, पंचर की तरह है, स्टैब की वजह से हुआ चाकू से। एब्डोमेन और चेस्ट इसकी जगह है कॉमन, लिवर, बावल, स्प्लीन, मेजर वेसल, विजरा भी जो है इन्वॉल्व हो सकते हैं। विजरा होगा तो परफोरेटिंग। ठीक है, अल्ट्रासाउंड सीटी करके हम डीपर ऑर्गन देखेंगे, जनरल एनेस्थीसिया देख के इसको प्रॉपर्ली हमें एक्सप्लोर करना होता है। अच्छा, पंचर के बाद उसके बाद नेक्स्ट आती है एवर्जन इंजरी। अच्छा, उससे पहले ये देख लें डी ग्लविंग इंजरी। डी ग्लविंग एक्चुअली आपको नज़र आ रहा है, ये लेसरेशन से होती हैं जिसमें स्किन जो होती है ना वो निकल आती है, स्ट्रिप ऑफ हो जाती है फ्रॉम द अंडरलाइंग फेशिया, तो उनको हम कहते हैं डी ग्लविंग। दूसरी होती है ये क्रश इंजरी। क्रश इंजरी एक्चुअली जो होती है मेजर वूंड की वजह से, वार वूंड, नेचुरल डिजास्टर जैसे जलजिला या अर्थक्वेक, टॉर्निक्वेट इंजरी, तो ये कंपार्टमेंट सिंड्रोम करवाती हैं। इसमें मसल इस्कीमिया होता है, टिश्यू लॉस हो जाता है, गैंग्रीन हो सकता है, सेप्सिस हो सकता है। तो मसल अपनी वायबिलिटी को लॉस कर देता है, जिसकी वजह से अपनी हम कलर की वजह से आइडेंटिफाई करते हैं। देखिए यहाँ पे डार्क कलर है, शाइनिंग लॉस हो गई है, जिसकी कॉन्ट्रैक्टिलिटी लॉस हो गई है, टर्जिड हो गया है और ये कट करने पे ब्लीड नहीं करेगा। ठीक है, तो ये होते हैं क्रश इंजरीज। तो डॉगर भी यही कह रहा है कि ये हैवी ऑब्जेक्ट जब गिरता है ना किसी पर्सन पे तो स्किन स्प्लिट हो जाती है, शैटर हो जाती है, टीयर हो जाती है अंडरलाइंग स्ट्रक्चर्स से। तो इंजरी टू द टिश्यू जिस विद इन द क्लोज्ड फेशियल कंपार्टमेंट अगर इंजरी हो तो वो ब्लीडिंग करवाएगी, स्वेलिंग होगी टिश्यू की, तो प्रेशर अंदर बढ़ेगा कंपार्टमेंट में, वेसल्स कंप्रेस होंगी, स्कीमिया होंगी लिम्ब की, मसल नेक्रोसिस होगा जिसको हम कहते हैं कंपार्टमेंट सिंड्रोम। अगर कंपार्टमेंट सिंड्रोम आप सस्पेक्ट कर रहे हो तो लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन आप देके, जिसको हम कहते हैं फेशियोटोमी, डीप फेशिया में लॉन्गिट्यूडनल इंसिजन देके प्रेशर को रिलीव करेंगे क्योंकि अंदर ब्लड जमा हो रहा है ना। तो अगर पेशेंट जो है जिसको कंपार्टमेंट सिंड्रोम हुआ है मेक्स डिले इन द हॉस्पिटल अराइवल और मसल उसके कंपार्टमेंट के डेड हो जाते हैं एंड देयर इज़ नो चांस ऑफ रिकवरी, तो फिर फेशियोटोमी आप नहीं परफॉर्म करोगे एज इट मे कॉज रीपरफ्यूजन सिंड्रोम, वरना हो सकता है जो मैं आपको शॉक वाले चैप्टर में बताऊँगी, एंड अक्यूट किडनी इंजरी वरना फिर हो सकती है। ठीक है, तो ये कॉम्प्लिकेशन है अगर आपने इस सूरत में फेशियोटोमी की, अगर ऑलरेडी मसल्स ब्रेक हो गए हैं। अच्छा, किडनी इंजरी का यहाँ पे क्यों मैकेनिज्म है, कैसे है, देखिए जब कंपार्टमेंट सिंड्रोम होता है तो मसल जो है वो डिग्रेड हो सकते हैं टू द मायोग्लोबिन, और अगर फेशियोटोमी आपने परफॉर्म की तो उस स्टेज पे ये मायोग्लोबिन सर्कुलेशन में चला जाएगा, ग्लोमेरुलाई को जाके ब्लॉक करेगा, मायोग्लोबिन यूरिया होगा, अक्यूट रीनल शटडाउन हो जाएगा। तो इस तरह की कंडीशंस में एम्पुटेशन करनी होती है, रादर देन हम टांगे निकाल देंगे, रादर देन फेशियोटोमी, और ये सेफ़ ऑप्शन होता है। ठीक हो गया। इसके अलावा भी हैं कुछ जो यहाँ पे मेंशन नहीं हुई हुई, जिस तरह गन शॉट इंजरीज़ भी होती हैं, वो भी इसी की बेसिस पे है ना क्लासिफिकेशन अकॉर्डिंग टू द मोड ऑफ इंजरी। तो सुपरफिशियल या डीप हो सकती है, उसमें एंट्री एग्जिट वूंड भी हो सकता है, एक्सप्लोसिव और डिस्ट्रक्टिव इंजरी करवाएंगे अलॉन्ग विद द बर्न इंजरी इन द डीपर प्लेन एंड ऑर्गन। वेलोसिटी इंजरी हाई होती है इसमें, और मैसिव ब्लीडिंग एंड मेजर ऑर्गन्स के साथ। बोन एंड जॉइंट्स की इंजरी इट इज़ कॉमन इन ऑल मेजर इंजरीज, सब में होता है। नर्व, आर्टरीज, वेन्स, मेजर वेसल, डीपर ऑर्गन, ये भी इनिशियल रिससिटेशन इनको ज़रूरत होती है, बाद में हम इनको एज़ पर द इंडिविजुअल पेशेंट बेसिस मैनेज करते हैं, सिवियरिटी और एक्सटेंट के बेसिस पे। क्लोज्ड ब्लंट इंजरी में बी ड्यू टू द फॉल, और ब्लंट इंजरी वेयर इन नो ऑब्वियस एक्सटर्नल, बाहर से कोई इंजरी नहीं होगी लेकिन डीपर इंजरी हो सकती है, तो इट मे बी सीन इन द सिवियर इनफ टू कॉज अ मेजर इंजरी लाइक ब्लंट एब्डोमिनल इंजरी, जैसे लिवर पे ब्लो, बॉवल पे,
स्प्लीन, रीनल इंजरी बाहर से सही होगा तो उसको क्लोज ब्लंट कहते हैं। तो वोंड में भी क्लोज, जैसे ब्रूज, हीमाटोमा, ब्लंट इंजरी। ओपन भी हो सकता है वोंड, लाइक एब्रेजन, इंसिजन, लेसरेटेड, पेनिट्रेटिंग। कॉम्प्लेक्स भी हो सकता है जैसे ट्रैक्शन, एवल्जन, क्रश या गन शॉट। ऑलराइट, यहाँ पे हमने सारे जो है टाइप्स ऑफ वोंड देख लिए, क्लासिफिकेशन वोंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ मोड, या कह सकते हैं ऑन द बेसिस ऑफ टाइप ऑफ वोंड। अब आते हैं एक और क्लासिफिकेशन पे, ऑन द बेसिस ऑफ प्रिज्यूम्ड अमाउंट ऑफ कंटामिनेशन एट द टाइम ऑफ सर्जरी। ठीक है, तो उसमें क्लीन होता है, क्लीन कंटामिनेटेड भी होता है और कंटामिनेटेड। क्लीन वाले में इन्फेक्टिव रिस्क 2% से भी कम होता है, क्लीन कंटामिनेटेड में इन्फेक्टिव रिस्क लेस देन 10% होगा, और कंटामिनेटेड में इन्फेक्टिव रिस्क होता है 20%। चौथा होता है डर्टी, डर्टी में इन्फेक्टिव रिस्क होता है 40%। तो याद रखें, क्लीन, क्लीन कंटामिनेटेड। तो हम वोंड की क्लासिफिकेशन पढ़ रहे हैं सर्जिकल वोंड्स की ऑन द बेसिस ऑफ कंटामिनेशन एट द टाइम ऑफ सर्जरी। तो 4 टाइप्स होती हैं, क्लीन, क्लीन कंटामिनेटेड, कंटामिनेटेड एंड डर्टी। क्लीन वाले में इन्फेक्टिव रिस्क होता है लेस देन 2%, क्लीन कंटामिनेटेड में लेस देन 10, कंटामिनेटेड में लेस 20% एंड डर्टी में 40%। ठीक है, तो क्लीन वाला हम प्राइमरीली क्लोज करते हैं, इलेक्टिव करते हैं, कोई उसमें नो एंट्रेंस ऑफ नॉर्मली और फ्रीक्वेंटली कोलोनाइज बॉडी कैविटी, नो ब्रेक इन द स्टीराइल टेक्निक। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्लीन वूंड में हर्नियोप्लास्टी, एक्सीजन्स, थायरॉयडेक्टमी, सर्जरी ऑफ द ब्रेन, जॉइंट, हार्ट ट्रांसप्लांट, तो इसमें लेस देन 2% इन्फेक्टिव रेट है। जो क्लीन कंटामिनेटेड है उसमें कंट्रोल्ड ओपनिंग करनी होगी नॉर्मली कोलोनाइज्ड बॉडी कैविटीज़ की, मिनिमल स्पिलेज या ब्रेक इन द स्टीराइल टेक्निक, उसका इन्फेक्टिव रेट 30% है। एग्जांपल्स आर एपेंडेक्टमी, गैस्ट्रोजेनोस्टमी, पेनक्रेटिक एंड बिलियरी सर्जरीज। जो कंटामिनेटेड है जिसमें 40% था, ये अक्यूट इन्फ्लामेशन इसमें होगी, ब्रेक होगा इन द स्टीराइल टेक्निक, स्पिलेज फ्रॉम द हॉलो ऑर्गन, penetrating trauma less than 4 hours from the injury, chronic open wounds, examples are acute abdominal condition, 60 तक मतलब इसका इन्फेक्टिव रेट है, 40 या 60। जो डर्टी है, सॉरी इसमें 20 था अकॉर्डिंग टू आवर बुक, ठीक है, लेकिन मोर देन 40 का है या 60 का है तो वो डर्टी होगा, जिसमें परुलेंट एब्सेस, परफोरेशन विद कोलोनाइज्ड बैक्टीरिया, पेनिट्रेटिंग ट्रॉमा मोर देन 4 hours फ्रॉम इंजरी, लाइक एग्जाम्पल है एब्सेस, परफोरेटेड विस्कस विद पेरिटोनाइटिस, फीकल कंटामिनेशन, तो डर्टी वुंड होगा। ठीक है, तो ये है क्लीन वुंड ऑफ थायरॉयडेक्टमी सर्जरी, जहाँ पर एपेंडेक्टमी है जो कि क्लीन कंटामिनेटेड की टाइप में आ जाएगा। ठीक है, ये है कंटामिनेटेड, जो अब अपेंडिसाइटिस बर्स्ट हो गया क्योंकि, तो वो कंटामिनेटेड हो गया, वरना वैसे वो क्लीन कंटामिनेटेड था। यहाँ पर अक्यूट पेरिटोनाइटिस हुआ है जिसमें आपको ये फ्रैंक पस नज़र आ रहा है पेरिटोनियल कैविटी में, क्योंकि बावल परफोरेशन हो गया, तो ये डर्टी वुंड है। ठीक है, ये डर्टी वुंड। यहाँ पे वुंड है जो कि एक्सटेंसिव स्किन लॉस भी करवा रहा है और नेक्रोसिस हो गई है। ठीक है, ये एक और टेबल है वुंड की क्लासिफिकेशन का। सिंपल वुंड जिसमें सिर्फ स्किन इन्वॉल्व हो, टाइडी वुंड हो सकता है। कॉम्प्लेक्स वाला वेसल्स, नर्व, टेंडन, बोन्स हो तो ये अनटाइडी होता है। क्लोज और ओपन होता है। क्लोज वुंड में कंट्यूजन, अब्रेजन, हेमाटोमा ये बंद होते हैं, ये क्लीन होता है, क्लीन कंटामिनेटेड एंड डर्टी। जो ओपन वुंड है वो हमारे पास इंसिजन वुंड, लेसरेटेड वुंड, क्रश इंजरीज, पेनिट्रेटिंग वुंड, ठीक है, ये अलग है, ये अलग टाइप्स है, इसके आगे नहीं है, ये डिफरेंट टाइप्स हैं वुंड की, टाइडी, अनटाइडी, क्लीन कंटामिनेटेड, डर्टी, ओपन, क्लोज्ड, कॉम्प्लेक्स एंड सिंपल। लास्ट क्लासिफिकेशन रह गई सुपर क्लासिफिकेशन बेस्ड ऑन द थिकनेस ऑफ द वुंड के हिसाब से। थिकनेस के लिहाज से आपने याद रखना है, एक होता है सुपरफिशियल जिसमें सिर्फ एपिडर्मिस और डर्मल पेपिला इन्वॉल्व हो, डर्मल के भी पेपिला लेयर होती है ना उसकी। पार्शियल थिकनेस वाला और फुल थिकनेस। पार्शियल थिकनेस में स्किन लॉस होगा अप टू द डीप डर्मिस विथ ओनली डीपेस्ट पार्ट ऑफ द डर्मिस, हेयर फॉलिकल, शाफ्ट एंड स्वेट ग्लैंड आर लेफ्ट बिहाइंड। तो पार्शियल है ना, तो सिर्फ डीप डर्मिस तक, और इनका थोड़े बहुत ये रह गए हैं, हेयर फॉलिकल और स्वेट ग्लैंड्स पीछे रह गए। जो फुल थिकनेस है उसमें पूरी इंटायर स्किन लॉस हो जाएगी वुंड में, और सबकुटेनियस टिश्यू भी हो जाएगा, कॉजिंग द स्पेसिंग आउट ऑफ द स्किन एजेस। फिर डीप वुंड जो होते हैं, जो डीपर एक्सटेंड करें अक्रॉस द डीप फेशिया तक, इनको तो मसल में भी जा सकता है डीपर स्ट्रक्चर्स में, तो उसको डीप कहेंगे। कॉम्प्लिकेटेड वुंड होता है जिसमें नर्व या वेसल अगर जख्मी हुई हैं तो वो कॉम्प्लिकेटेड। पेनिट्रेटिंग वाला जो पेनिट्रेट करे नेचुरल कैविटीज़ को या ऑर्गन को। ठीक है, क्लासिफिकेशन ऑन द बेसिस ऑफ इन्वॉल्वमेंट ऑफ द स्ट्रक्चर, सिंपल या कंबाइंड। सिंपल वुंड जिसमें एक ऑर्गन या टिश्यू इन्वॉल्व हो, कंबाइंड या कॉम्प्लेक्स जिसमें मिक्सड टिश्यूज़ इन्वॉल्व हो। तो हमने कंप्लीट कर ली क्लासिफिकेशन। यहाँ पे अक्यूट डीप वुंड है जो एल्बो जॉइंट के करीब है। अक्यूट और क्रोनिक मैंने आपको डिफरेंस बताया ना,
जबकि यहाँ पे ये क्रॉनिक वूंड है ओवर द स्कैल्प, तो बोन वाले एरियाज पे ज़्यादातर ये क्रॉनिक बनते हैं। दैट्स इट। तो यहाँ पर हमने वूंड उनकी क्लासिफिकेशन देख ली। अब नेक्स्ट टॉपिक होगा हमारा वूंड हीलिंग और फिर उसकी टाइप्स ऑफ वूंड हीलिंग। एक्चुअली वूंड हीलिंग है क्या? हीलिंग एक नेचुरल प्रोसेस है जो कि 3 फेजेस में होता है। तो वूंड हीलिंग is a complex process to achieve the anatomical and functional integrity of disrupted tissue by various component, जैसे न्यूट्रोफिल्स होता है इसमें इन्वॉल्व, मैक्रोफेजेस, लिम्फोसाइट, फाइब्रोब्लास्ट, कोलेजन एंड ऑर्गेनाइज्ड इन स्टेज्ड पाथवे। जैसे पहले हीमोस्टेसिस होती है, फिर इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड मैट्रिक्स सिंथेसिस, कोलेजन एंड प्रोटोग्लाइकन ग्राउंड सब्सटेंस, फिर मैच्योरेशन, रीमॉडलिंग, एपिथेलियलाइजेशन एंड वोन कॉन्ट्रैक्शन। आसान लफ्ज़ों में आप 4 स्टेप्स याद रखें: हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन एंड रीमॉडलिंग। अच्छा, तो उसके बाद आता है टाइप्स ऑफ वूंड हीलिंग। तो आपने याद रखना है, एक होती है प्राइमरी हीलिंग, फर्स्ट इंटेंशन, दूसरी सेकेंडरी हीलिंग यानी सेकेंड इंटेंशन। प्राइमरी हीलिंग जो होती है ना, वो इन अ क्लीन इंसाइज्ड वूंड में होगी। जो क्लीन और इंसाइज्ड वूंड जो मैंने आपको टाइप दिखाई, या सर्जिकल वूंड में प्राइमरी हीलिंग होती है। तो उसमें जो वूंड के एजेस होते हैं वो सूचर से अप्रोक्सीमेट करते हैं और वो ज़्यादा एपिथेलियल जो है वो मोर एपिथेलियल रीजनरेशन होती है उसमें देन द फाइब्रोसिस। ठीक है। इसके अलावा वूंड्स उसमें जो है वो रैपिडली हील करता है, कंप्लीट क्लोजर के साथ जल्दी हील कर जाएगा। स्कार भी उसमें लीनियर होगा, स्मूथ और सपल। लेकिन जो सेकेंडरी हीलिंग है, सेकेंडरी इंटेंशन के ज़रिए, उसमें आपने याद रखना है तब होगा जब वूंड विद एक्सटेंसिव सॉफ्ट टिश्यू लॉस लाइक इन द मेजर ट्रॉमा, बर्न्स एंड वूंड विद सेप्सिस, जिसमें बहुत ज़्यादा एक्सटेंसिव टिश्यूज लॉस हुआ हो। ठीक है। तो यहाँ पे ये स्लोली हील करता है फाइब्रोसिस के साथ। इन लीड टू अ वाइड स्कार, often hypertrophied and contracted. It may lead to disability. Re-epithelialization occur from remaining dermal elements or wound margins. ठीक है। यानी जो डर्मल एलिमेंट रह गए हैं या वूंड के मार्जिन, उनमें से फिर री-एपिथेलियलाइजेशन होगी। वहाँ पर जो है वो हो रही थी, रीजनरेशन हो रही थी ज़्यादा एपिथेलियली देन फाइब्रोसिस, और हीलिंग कंप्लीट हो जाती है, यानी कंप्लीट क्लोजर के साथ जो है वो हील हो रहा था। लेकिन यहाँ पर जो रह चुका है बस उसी में से हीलिंग होगी। अब थर्ड होता है हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन, यानी टर्शियरी वूंड हीलिंग या डिलेड प्राइमरी क्लोजर। इसका दूसरा नाम है डिलेड प्राइमरी क्लोजर। उसको हम कह रहे थे फर्स्ट इंटेंशन, सेकंड इंटेंशन, ये है डिलेड प्राइमरी क्लोजर या टर्शियरी वूंड हीलिंग। तो आफ्टर आपने वूंड डिब्राइडमेंट अगर कर ली और कंट्रोल लोकल इन्फेक्शन का, तो फिर जो हम वूंड को क्लोज करते हैं सूचर्स के साथ या उसको स्किन ग्राफ्ट के साथ कवर करते हैं, वो ये होता है थर्ड इंटेंशन, टर्शियरी वूंड हीलिंग। तो प्राइमरी कंटामिनेटेड या मिक्स्ड जो टिश्यू वूंड्स हैं वो हील होते हैं बाय टर्शियरी इंटेंशन। ठीक हो गया। तो यहाँ पे एक तस्वीर है जिसमें वूंड है एब्डोमेन में, हील हो रहा है बाय सेकेंडरी इंटेंशन, आपको नज़र आ रहा है, विच रिक्वायर सेकेंडरी सूचरिंग वंस इट ग्रेन्यूलेट वेल। जब ये ग्रेन्यूलेशन हो जाएगी इसमें, तो फिर जो है इसको सेकेंडरी सूचरिंग के ज़रिए फिर हम करेंगे इसको। सेकेंडरी सूचरिंग 10 से 14 दिनों के बाद की जाएगी। एक बार जब मतलब जैसे इसमें ग्रेनुलेशन टिश्यू अपीयर होगा, ये ग्रेनुलेट करे वेल आफ्टर प्रॉपर कंट्रोल ऑफ इन्फेक्शन। तो इस तरह के स्कार अगर जो है इस तरह के टाइप में, वो प्रोन होता है टू फॉर्म इंसिजनल हर्निया। ठीक है। ये इसकी फिर कॉम्प्लिकेशन इंसिजनल हर्निया हो सकता है इसके स्कार्स। यहाँ पर एक हीलिंग अल्सर है विद हेल्दी ग्रेनुलेशन टिश्यू। अब ये रेडी है कि इस पर स्किन ग्राफ्टिंग की जाए। स्किन ग्राफ्टिंग हम कर रहे थे टर्शियरी इंटेंशन में। ठीक है। हीलिंग बाय थर्ड इंटेंशन, टर्शियरी वूंड हीलिंग या डिलेड प्राइमरी क्लोजर। स्टेजेस अगर देखिए वूंड हीलिंग के, तो स्टेज होता है पहले हेमाटोमा फॉर्मेशन एंड इन्फ्लामेशन, फिर ग्रेनुलेशन टिश्यू बनता है और ऑर्गेनाइजेशन होती है। अब यहाँ पे ड्यू टू द फाइब्रोब्लास्ट एक्टिविटी कोलेजन और ग्राउंड सब्सटेंस की सिंथेसिस होती है। फिर एपिथेलियलाइजेशन का स्टेज आता है, ग्रेनुलेशन के बाद एपिथेलियलाइजेशन, फिर स्कार फॉर्मेशन, रिजॉर्प्शन एंड द स्टेज ऑफ मैच्योरेशन। ठीक है। तो ये हो गए सारे इसके टाइप्स ऑफ वूंड हीलिंग। टाइप्स हुए हैं। अब हम देखेंगे फेजेस क्या है। ये जो 4 मैंने आपको बताए थे ना, हीमोस्टेसिस, इन्फ्लामेशन, प्रोलिफरेशन, रीमॉडलिंग, ये 4 फेजेस हैं एक्चुअली। ये टाइप्स थी।